हम लोगों को चैप्टर 3 का रिवीजन करना है आज। ये सेक्शंस हम लोगों ने चैप्टर 3 में कवर करे थे 23 से 42 तक। एक बार सिर्फ गिनती कर लेते हैं। 23 हु कैन इशू सिक्योरिटीज, 24 ओमिटेड था, 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस, 26 लेकिन पहले हमने प्रोस्पेक्टस पढ़ा था, क्योंकि प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तभी तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे, तो पहले हमने ये पढ़ा। 27 वेरिएशन, 28 ऑफर फॉर सेल टू सर्टेन मेंबर्स, 29 डीमैट, 30 एडवर्टीजमेंट, 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हियरिंग, 33 एवरेज प्रोस्पेक्टस, 34 क्रिमिनल लाइबिलिटी, 35 सिविल लाइबिलिटी, 36 इंड्यूसमेंट टू एक्वायर सिक्योरिटी, 37 गिफ्ट ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, इंड्यूसमेंट टू सिक्योरिटीज को फ्रॉड भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, 37 गिफ्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, 38 ओमिटेड था, 39 अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। 40 में दो चीज़ें थी, एक तो सेबी में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाना और एक अंडरराइटिंग कमीशन, वो 5% 2.5% वो भी इसी में था। 41 फिर ओमिटेड था, 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। 3 सेक्शन इसमें ओमिटेड है, एक तो 24 बीच में से गायब है, ठीक है, एक 38 बीच में से गायब है और एक 41 गायब है। क्या गायब है? 41। बाकी ये सारे सेक्शन है। ठीक है, अब जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनना। इसमें दो, ये सारे सेक्शनों के अलावा दो एक्स्ट्रा चीज़ें भी आएंगी। एक तो सिक्योरिटी की डेफिनेशन है 447 फ्रॉड का। 447 किसका? तो फ्रॉड की बात जहाँ होगी 447 भी इसी में दे रखा है। और एक सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन। शुरू करते हैं। 23 बड़ा सिंपल था, मेरी तरफ देखो। 23 ये कहता है हु कैन इशू सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कौन इशू कर सकता है। तो दो हिस्से करेंगे अपन, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी सिक्योरिटी इशू कर सकती है, डैश करके लिखोगे आप। अ पब्लिक कंपनी कैन इशू सिक्योरिटीज टू पब्लिक, टू प्राइवेट सेक्टर, टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट और बाय वे ऑफ बोनस एंड राइट इशू। बाय वे ऑफ, तो बोनस और राइट इशू के जरिए से अपन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे सकते हैं सिक्योरिटीज, पब्लिक को दे सकते हैं और प्राइवेट को दे सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। ये पब्लिक कंपनी को करना है। प्राइवेट कंपनी किस किस को सिक्योरिटी इशू कर सकती है? सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू और बाय वे ऑफ बोनस और राइट इशू, वो पब्लिक को सिक्योरिटी इशू। इतनी सी बात 23 में लिखी हुई है। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी इशू करते वक्त आपको सेबी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। और नॉर्मल कंपनी है तो कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। वैसे तो रीड वीड सब कर रखा है, फिर भी थोड़ा थोड़ा रीड तो करते हुए ही चलेंगे। अ पब्लिक कंपनी इशू सिक्योरिटी टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, नंबर 1 थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, नंबर 2 थ्रू राइट इशू बोनस इशू, नंबर 3। फिर सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? अ प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटी बाय वे ऑफ राइट और बोनस शेयर एंड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है कि आपको सेबी गाइडलाइन भी फॉलो करनी पड़ेगी। अब इसके बाद दे रखी है सिक्योरिटीज की डेफिनेशन। 23 के बाद क्या दे रखी है? सिक्योरिटीज की डेफिनेशन। क्या क्या आता है भाई साहब सिक्योरिटी में? क्या क्या आता है? शेयर्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, स्टॉक आता है, स्क्रिप्ट्स आती है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें हमें पता है वो तो सब एक लाइन में ही लिखी हुई है। शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, स्टॉक, स्क्रिप्ट, म्यूचुअल फंड की यूनिट, लेकिन ये सब फिर बाद में लिखी हुई है। तो पहले नंबर पे तो ये आ गई। फिर क्या है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के बारे में वैसे तो आप जानकारी बाद में लोगे, लेकिन थोड़ा बहुत बताया था आपको। क्या होता है डेरिवेटिव? जो अपनी वैल्यू को किसी अंडरलाइंग एसेट से ड्राइव करता है। कोई एग्जांपल दे सकते हो बेटा संजू डेरिवेटिव का? डेरिवेटिव का कोई एग्जांपल दे सकते हो? आप दे सकते हो? हाँ, कर्ड की वैल्यू किससे आती है? मिल्क से आती है। ठीक है, तो कर्ड डेरिवेटिव हुआ कि मिल्क? कर्ड डेरिवेटिव हुआ किसके लिए? मिल्क के लिए, क्योंकि मिल्क का वैल्यू कहाँ से आ रहा है? कर्ड से। ठीक है, अरे कर्ड का वैल्यू आ रहा है मिल्क से। ठीक है, तो डेरिवेटिव हमेशा अपनी एसेट को, अपनी वैल्यू को ड्राइव करता है किसी अंडरलाइंग एसेट से। बाकी ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसके बनने में बेहतरीन जो लेक्चर्स रहेंगे वो FM में पढ़ोगे आप, CA फाइनल में। नेक्स्ट, डेरिवेटिव को हम सिक्योरिटी मानते हैं, शेयर स्टॉक वगैरह को हम डेरिवेटिव सिक्योरिटी मानते हैं, म्यूचुअल फंड की यूनिट को हम सिक्योरिटी मानते हैं। और तुम्हें कहा था कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की यूनिट को। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मैंने तुम्हें बताया था एक एग्जांपल देके कि अभी ये सपोज करो कि मेरे को 25 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन मेरे पास 25 लाख रुपए नहीं है, तो मैंने 25-25 हज़ार रुपये 100 जनों से ले लिए, तो 25 लाख हो जाएंगे। अब उन सबको मैंने एक एक यूनिट दी कि भैया एक यूनिट तुम्हारी 25,000 की, एक यूनिट तुम्हारी 25,000 की। तो ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया है, ये भी एक प्रकार की क्या है? सिक्योरिटीज़ है।
अब लेकिन इसकी जो यूनिट मैंने तुम्हें दी है, तो तुम सोचो ऐसा तो सब लोग करते होंगे, तो उसे क्या शेयर मान लेते हैं क्या? उस पर सेबी की गाइडलाइन बन जाती है। ये समझाने के लिए है। एक इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज़ होती रहती है, छोटे मोटे लेवल पे उसको कोई सिक्योरिटी नहीं मानेंगे। यही काम अगर कंपनी करती है, क्योंकि कंपनी क्या करती है कि यार साला अगर हम लोग 500 करोड़ की ज़रूरत है, तो अभी मैं 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहीं पे करूँगा, सिक्योरिटी इशू करूँगा, तो सेबी की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, शेयर्स इशू करूँगा। तो टोटके बना लिए। क्या टोटके बना लिए भाई? 500 करोड़ देना है, एक काम करो, एक एक यूनिट 1000 रुपए की बना लो, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बना लो, सब लोग मिलकर, ठीक है, वो पैसे को एक फंड में पूल करेंगे और पूल करके इन्वेस्ट कर देंगे, रिटर्न सब ले लेंगे, फॉर्मेलिटी से बच जाएंगे, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं करनी पड़ेगी। तो ये क्या नए नए नाम हैं पैसे टोटके निकलवाने के, पैसे निकलवाने के। तो इन्होंने हर चीज़ को समय समय पे सिक्योरिटी में घुसेड़ते गए हैं। ये भी सिक्योरिटी। अब कोई म्यूचुअल फंड लेके आया, तो भाई म्यूचुअल फंड का तो क्या काम है? आपके पैसे लेंगे, सबको पूल करेंगे और कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। थोड़ा रियल इस्टेट में लगा देंगे, थोड़ा शेयर्स में लगा देंगे, थोड़ा डिबेंचर में लगा देंगे, थोड़ा बैंकों में लगा देंगे, थोड़ा फॉरेन में लगा देंगे, और सब जगह से कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा, ठीक है। और फिर वो पैसे को जिसने पैसे लगाए हैं उनको थोड़ा थोड़ा दे देंगे। तो बोला अब ये सिक्योरिटी नहीं है, ये तो हमारा म्यूचुअल फंड नया नाम दिया, तो इसको भी घुसेड़ दिया, नहीं तुम्हारी एसेट्स, ये भी सिक्योरिटी है, ठीक है। बड़े जल्दी आया बेटा, क्यों? वो तो पता है क्यों। आओ, सोगी होगी, फिर पूजा थी घर में, कुछ तो होगा। अरे यार ऐसे कैसे लेट हो जाते हैं? कुछ तो कारण होगा ना, वो भी इतनी 45 मिनट, 10:30 का पिक्चर। अबे खत्म होने वाला है ये तो। चलो अब म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, ये भी किस में आती है? सिक्योरिटीज में आती है। एक मैंने कहा था सरफाइसी की यूनिट। सरफाइसी कौन सा एक्ट है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। इतना बड़ा एक्ट है, ठीक है। अब ये सीए फाइनल में था, हट गया अब तो, लॉ ही हट गई मतलब। तो सरफाइसी एक्ट जो था ये एक्चुअली लोन के रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में था, कि अगर आप लोगों ने लोन ले रखा है तो उसे रिस्ट्रक्चर करके, ठीक है, अभी आपका अगर एक बैंक में लोन है, 2 बैंक में लोन है, 3 बैंक में लोन है, या एक ही बैंक में तरह तरह के लोन है, इन सबको पुल करके आपको नई जिंदगी शुरू करने का मौका देते थे कि भैया आपकी दुनिया भर के कर्जे, आप परेशान हो रहे हो, हम सबको पुल कर देते हैं, यूनिट बना देते हैं, और एक काम करते हैं, आपका जितने का लोन है ना उतने का इंटरेस्ट हम आपकी कंपनी में ले लेते हैं। जैसे जैसे डिविडेंड आता जाएगा उससे हमारा थोड़ा थोड़ा पैसा रिकवर होता जाएगा, ठीक है। तो उसकी एक यूनिट बनाते हैं, एक सिस्टम है उसका, ये एक्ट उसके बारे में है। तो उसकी यूनिट को भी क्या कहा गया है भाई साहब? सिक्योरिटी कहा गया है। क्या कहा गया है? सिक्योरिटी। क्या मतलब क्या कह रहा हूँ मैं तुम्हें? हर चीज़ जो रिसेंट अमेंडमेंट्स होते गए, नई नई पैसे निकलवाने के टोटके आते गए मार्केट में, सब टोटके हैं ये। पहले एक शेयर सी था, डिबेंचर आया, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आती गई, तो इन्होंने हर चीज़ को क्या मान लिया भाई साहब? सिक्योरिटीज़ मान लिया, ताकि वो कंपनीज एक्ट के एम्बिट में आ सके। लेकिन एक मोरल ऑफ द स्टोरी याद रखना, बेसिक रूल याद रखना, ये सब चीज़ें सिक्योरिटी तब है जब कंपनी इसे इशू कर रही है। अगर इशू करने वाला एक इंडिविजुअल है तो उस पर तो कंपनीज एक्ट ही नहीं लगेगा, तो उसे थोड़ी सिक्योरिटी मानेंगे। पॉज कर दो। क्या म्यूचुअल फंड की यूनिट को सिक्योरिटी माना है? सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट जो भी तरीके का आपने इशू किया हो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत, ठीक है, ये वही है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरह ही। कोई ऐसा फंड बनाया आपने, उसमें सबको एक एक यूनिट दे दी और बोला 2.5 लाख रुपए दो, 2-2 लाख रुपए दो, तो उस यूनिट को भी क्या माना है? सिक्योरिटी माना है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सिक्योरिटी इशू करती हो तो सिक्योरिटी होता ही है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। उसके बाद एक लास्ट बताया था मेन चीज, राइट इन अ सिक्योरिटी इज ऑल्सो सिक्योरिटी। राइट इन अ सिक्योरिटी मतलब राइट शेयर बेचने का राइट, वो भी क्या होता है? एक सिक्योरिटी हो। तो अगर आप राइट शेयर बेचने का राइट बेचते हो तो एक तरीके से आपने वो भी क्या बेची है? सिक्योरिटी। अब इस सब की बात अपन ने पहले कर रखी है, और अभी तो हमने इन्वेस्टमेंट नाम का चैप्टर भी पढ़ा है, एएस भी पढ़ा है। क्या होता है कि अगर मान लो मैंने तुम लोगों को कोई शेयर दिया, राइट शेयर दिया, और मैंने तुम्हें कहा कि ये राइट शेयर तुम किसी को भी बेच सकते हो, तो वो राइट शेयर बेचने का राइट शेयर बेचने का राइट भी क्या होता है? सिक्योरिटी होता है। क्या होता है? सिक्योरिटी होता है। ये सब हो गया खत्म, हप्पा। तो
लर्न हुआ। शेयर्स, डिबेंचर वगैरह सिक्योरिटी है, म्यूचुअल फंड की यूनिट सिक्योरिटी है, डेरिवेटिव सिक्योरिटी है, सरफाइसी की यूनिट सिक्योरिटी है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट की यूनिट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सिक्योरिटी है, म्यूचुअल फंड की यूनिट सिक्योरिटी है, राइट इन अ इंटरेस्ट सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में इंटरेस्ट सिक्योरिटी है। ये तब बातें हो गई। चलो नेक्स्ट 23 के बाद आते हैं किस पे 25, लेकिन ये नहीं पढ़ा सकता, पहले यही पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ने दोनों ही है लेकिन अपन इसमें सीक्वेंस इनका फॉलो करेंगे क्योंकि पहले प्रोस्पेक्टस पढ़ाना जरूरी है। तो 26 पे आते हैं किस पे, प्रोस्पेक्टस पे। सीधे आ जाओ 26 प्रोस्पेक्टस। मेरी तरफ देखिएगा। उससे पहले प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन। प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन क्या है? इन्होंने बड़ी ही वेग डेफिनेशन दी है। वेग क्यों कह रहा हूँ? इन्होंने हर उस डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस मान लिया है जिसको तुमने खुद प्रोस्पेक्टस मान लिया है। सो एनी डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्क्यूलर इशूड एज प्रोस्पेक्टस इज प्रोस्पेक्टस। अगर आपने कोई भी ऐसी चीज इशू करी है जिसमें प्रोस्पेक्टस लिखा है आपने और नी भी लिखा है लेकिन उसमें सिक्योरिटी बेचने की जानकारी दी गई है तो उसे क्या मान लिया गया है? फिर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस भी क्या है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी क्या है? तो नीचे एक डब्बा बना हुआ है और डब्बे में दे रखा है एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एज प्रोस्पेक्टस, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड एनी नोटिस, सर्क्यूलर, एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक। आप कोई भी ऐसी चीज, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक शादी में मैंने आप लोगों को सबको बुलाया, ठीक है, उस शादी में मैंने तुम लोगों को एक येलो कलर का पेपर दिया, ठीक है, और मैंने कहा कि इसके अंदर तुम लोग चाट मत खाना। इस पेपर के ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि इस दिन हम लोग एक सिक्योरिटी इशू करने, हम लोग शेयर देने वाले हैं, तुम लोग सब इंटरेस्टेड हो तो मेरी कंपनी में पैसा लगाना। अपन ने इस तरीके का एक AI टूल बनाया है, इससे ये पैसा आएगा, इससे डिविडेंड मिलेगा, बहुत बढ़िया पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, ठीक है, तो तुम सब मेरी कंपनी में पैसे लगा देना। अब मान लो मेरी कंपनी तो प्राइवेट कंपनी है तो मैं ये सब कर भी नहीं सकता, लेकिन मैंने पैसे ऐंठने के लिए ये सब करा और लोग भी आए थे, अच्छे 2-3-4 हज़ार लोग आए थे। तो वो येलो कलर का सड़ा सा पेपर जो मैंने दिया जिसमें मैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ, जिससे मैं पैसे ऐंठने की बात कर रहा हूँ, उसे क्या मान लिया जाएगा? एक बार किसी चीज़ को प्रोस्पेक्टस मान लिया गया तो प्रोस्पेक्टस के प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एप्लीकेबल हो जाएंगे। समझ गए? एक मिनट इसको पॉज कर दो बेटा। नेक्स्ट, तो प्रोस्पेक्टस इन्होंने हर उस डॉक्यूमेंट को माना है भैया जो कंपनी, जो कोई भी बंदा लोगों से पैसे लेने के लिए उन्हें इनवाइट कर रहा है तो हर उस डॉक्यूमेंट को क्या माना जाएगा? प्रोस्पेक्टस। लेकिन रूल मत भूल जाना, ये सब चीज़ें तब प्रोस्पेक्टस है जब कंपनी करे। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया तो क्या दिया कि भैया मेरी कंपनी है, मेरी प्राइवेट है या कुछ भी है लेकिन कंपनी है। अब मैं इंडिविजुअल लेवल पे तुम सबसे पैसे ले रहा हूँ, 10-10 रुपये उगा रहा हूँ, तो तुम उसे सिक्योरिटी मान लोगे, ठीक है, अपन उससे पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट है जिससे मैं तुम लोगों से पैसे उगा रहा हूँ, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, तो हर डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस नहीं माना गया। इसने तो कहा कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे पब्लिक से पैसा इन्वाइट किया जा रहा है, करने वाला कौन है, नेचर क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रोस्पेक्टस के सेक्शन पे 26। बराबर सुनना, पहले एक साथ पूरा बता दूंगा, जल्दी जल्दी रीड करेंगे, मेरी तरफ देखो। पहले ऐसा था कि प्रोस्पेक्टस में क्या लिखना होगा ये सब कंपनीज एक्ट ने बता रखा था। जनरल इन्फॉर्मेशन थी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, अदर इन्फॉर्मेशन थी, और 3 दिन लग जाते थे उसको याद करने में। 4-5-10 पेज थे, वो सब उड़ा दिए, सब फाड़ दिए, तुम्हारी एसेस, तुम्हें जो लिखना है लिखो यार। इन्होंने कह दिया सेबी की गाइडलाइन में जो लिखा हुआ है वो तुम्हें लिखना है, हम कुछ भी नहीं कहते हैं। और सेबी की गाइडलाइन उन्हीं पे लगती है जिनका शेयर लिस्टेड हो। तो अगर मेरा शेयर लिस्टेड नहीं है तो मेरे पे सेबी गाइडलाइन लगेगी नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इशू करने के लिए अगर सेबी ने कहा है कि पहले लिस्टिंग करवाओ, सेबी के भी 3 एक्ट है अपने, तो करवानी पड़ेगी। इससे यूजुअली आप देखोगे तो जितनी भी सिक्योरिटीज है लिस्टेड ही होती है। तो कहने की बात होती है ये कि लिस्टेड है, अरे नहीं लिस्टेड नहीं है तो भी इशू तो कर ही लोगे, कर ही नहीं पाओगे आप, आज तो नहीं कर पाओगे। पहले लिस्टिंग कंपलसरी हो गई है, कोई भी सिक्योरिटी पब्लिक में देने से पहले लिस्टिंग करवानी पड़ती है। तो पब्लिक में देने की बात हो रही है तो लिस्टिंग हो ही रखी होगी, ये मान के चलो। तो अब अगर आपकी सिक्योरिटी लिस्टेड है तो आपको सेबी की गाइडलाइन फॉलो करनी है और जो उधर लिखा हुआ है वो सारे प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। कंपनीज एक्ट इस मामले में साइलेंट है। पहले कंपनीज एक्ट भी बताता था कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखना पड़ेगा, तब क्या लिखना पड़ेगा ये तो चीज़ खत्म हो गई। अब बस इतना सा लिखा हुआ है, प्रॉपरली डेटेड हो, प्रॉपरली साइंड हो, डिक्लेरेशन हो, क्या डिक्लेरेशन की एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करिए। और ये सारा प्रोस्पेक्टस बनाकर
कैसे बनेगा ये अब सेबी गाइडलाइन पढ़ो, अपने हिसाब से जो डालना है डाल डूल के, उसमें अगर एक्सपर्ट का स्टेटमेंट भी लगाना है तो लगा दो। अब एक्सपर्ट का स्टेटमेंट कब लगेगा वो बताया था तुम्हें, जब एक्सपर्ट इस बात का कंसेंट दे और वो कंसेंट वापस ना ले, रिटर्न कंसेंट दे वापस ना ले, और वो आपके फॉर्मेशन और एसोसिएशन से जुड़ा हुआ ना हो। अगर वो आपके फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ है तो फिर वो एक्सपर्ट, क्योंकि फिर उसका व्यू बायस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एक एक्सपर्ट जो लाओ वो बिल्कुल एक्सट्रीमली थर्ड पार्टी को लेकर आना जिसका आपकी कंपनी के फॉर्मेशन से कोई ताल्लुक। अब जैसे ही वो एक्सपर्ट आएगा उसका स्टेटमेंट लो, जो प्रोस्पेक्टस आपने बनाया वो तो बना ही दिया, ये सब चीजें आप रजिस्ट्रार को फाइल कर दो। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बात समझा रखी है कि रजिस्ट्रार को फाइल करने की कोई डेट नहीं है, गलत सुलत याद मत रखना। हाँ, लेकिन एक बार वो रजिस्ट्रार को फाइल हो गया उसके 90 दिन के अंदर अंदर ही वो इशू करना है पब्लिक। तो मतलब अगर आपने कोई प्रोस्पेक्टस पब्लिक में इशू किया 90 दिन के बाद तो वो प्रोस्पेक्टस वैलिड नहीं है, आपको फिर वापस रजिस्ट्रार को इशू करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको पब्लिक को देना। मतलब एक बार जो प्रोस्पेक्टस आप रजिस्ट्रार को देते हो उसकी वैलिडिटी कितनी है? 90 दिन। ये सब बताया मैंने आपको। फिर मैंने आपको ये बताया कि प्रोस्पेक्टस कब इशू करने की जरूरत नहीं है। 2 केस याद रखने, याद ही होंगे आपको। जब आप सिक्योरिटीज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू कर रहे हो या एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर को, या आप ऐसी सिक्योरिटी इशू कर रहे हो जो यूनिफॉर्म है इन ऑल एस्पेक्ट, जो सब एस्पेक्ट में क्या है? यूनिफॉर्म, मतलब एकदम सिमिलर। अब इसमें मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये कहता है ना सिमिलर है तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना। मैं ये कहता हूं कि सिमिलर सिक्योरिटी ही कोई इशू नहीं करता। आज मैंने तुम लोगों को कोई सिक्योरिटी इशू करी और अब मेरे को 3 साल बाद फिर पैसे की जरूरत है, मैं तुम्हें सिक्योरिटी इशू कर रहा हूँ, सेम वैसे की वैसे थोड़ी करूंगा यार। ज्यादा कुछ नहीं तो प्राइस में तो फर्क आ ही जाएगा, और तो किसी में नहीं आएगा, चलो प्राइस में भी नहीं आएगा। हाँ, कल अपन कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, आज खरीदते हैं तो एक दिन में प्राइस में चेंज आ जाता है। तो साला ये शेयर मार्केट तो पूरा डिमांड सप्लाई से चलता है, इतने हैवी फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो आप अगर आपने पहले कोई सिक्योरिटी इशू करी थी, ये कहते हैं कि पहले कोई सिक्योरिटी इशू करी थी वो सेबी में लिस्टेड थी और अब सेम सिक्योरिटी इशू कर रहे हो जो यूनिफॉर्म है बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कहाँ से होगी यूनिफॉर्म? प्राइस में तो फर्क आ ही जाएगा। तो प्रोस्पेक्टस तो आपको हर बार इशू करना पड़ेगा जब भी आप पब्लिक में शेयर्स लेकर जाओगे, ठीक है? ये बात याद रखना। फिर भी हो अगर कोई यूनिफॉर्म सिक्योरिटी हो बिल्कुल पहले जैसी हो तो अच्छी बात है, फिर आपको प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना। तो 2 एक्सेप्शन है। जब आप एग्जिस्टिंग मेंबर को दे रहे हो, ये एक वैलिड एक्सेप्शन है क्योंकि एग्जिस्टिंग मेंबर को बहुत बार देते हैं सिक्योरिटी, तो उनको दोबारा प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। लॉजिक भी तुम्हें याद ही होगा, जब उनको मेरी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सब कुछ याद ही है, अब मैं उनको ही वापस सिक्योरिटी दे रहा हूँ तो उनको इतनी तो अकल होगी कि मेरी सिक्योरिटी खरीदनी चाहिए कि वापस से मैं क्यों प्रोस्पेक्टस इशू करूँ? पब्लिक में तो जा ही नहीं रहा, जिन लोगों को दे रहा हूँ वो ऑलरेडी मेरे से जुड़े हुए। ये कुछ वैसा ही हो गया कि भैया तुम मुझसे 11 से पढ़ रहे हो और इंटर में भी तुम्हें मुझे डेमो चाहिए, ठीक है? तो मैं तो वही रहूँगा जो हूँ, ठीक है? क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? फिर भी दे देते हैं 11th में, 12th में, फाउंडेशन में, इंटर में, सब में डेमो देते हैं, ठीक है? तो लेकिन तुम्हें एटलीस्ट पता तो सब कुछ है, ठीक है? तो एग्जिस्टिंग मेंबर को अगर मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ तो उसे कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता है। भाई समझ रहे हो? आ गया हूँ मैं। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? सब 26 में। एक बात और सुन लो बस खत्म। आपको फेस ऑफ प्रोस्पेक्टस पे ये लिखना पड़ेगा कि हमने सारी रिक्वायरमेंट पूरी करी है और डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को जमा कराए हैं। ये प्रोस्पेक्टस के फेस पे लिखना पड़ेगा। जैसे कवर पेज होता है ना, उसके ऊपर ये 2 बातें पहले लिखनी है, फिर वो प्रॉपर्ली डेटेड होगा, साइंड होगा, वो तो सब होगा ही सही, लेकिन कवर पेज पे 2 बात लिखनी है कि हमने एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करी है और ये प्रोस्पेक्टस हमने फाइल कर दिया है। देखो, every prospectus issued by on behalf of public either with reference of formation or by on behalf of any person who is engaged in the interested in the formation shall be dated, properly signed and state such information as SEBI में specified। मेन बातें टिक कर रखी है आपने, ठीक है? तो प्रॉपर्ली डेटेड होगा, प्रॉपर्ली साइंड होगा और वो सारी इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी जो सेबी ने कहा है। मैं ना बहुत फास्ट फॉरवर्ड रीडिंग करूंगा क्योंकि रीडिंग हम लोग पूरी कर चुके हैं, है ना? रिवीजन भी कर चुके हैं, तो ये एकदम फास्ट रखेंगे अपन। बराबर जो वर्ड बोलता जाऊं उस पर नजर गड़ाए रखना ताकि कुछ छूटे नहीं। इसके बाद सी वाले पॉइंट में दे रखा था कि प्रोस्पेक्टस शैल मेक अ डिक्लेरेशन अबाउट द कंप्लायंस। आपको कंप्लायंस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हाँ भाई हमने सब कंप्लाई किया है। 2 में ही क्या आ जाता है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? नथिंग इन वन विल अप्लाई, मतलब आपको प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना, प्रॉपर्ली डेटेड नहीं होगा, साइन नहीं होगा, उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, मतलब एक तरीके से प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना आपको। कब? when it is issued to existing member or existing debenture holder, or second, issue of prospectus relate to the shares or debenture which are
यूनिफॉर्म विद द शेयर्स और डिबेंचर प्रीवियसली इशूड, जो प्रीवियसली इशूड वाले से क्या है, यूनिफॉर्म है, बिल्कुल क्या है, यूनिफॉर्म। थर्ड ये छोड़ो, फोर्थ प्रोस्पेक्टस टू बी इशूड आफ्टर डिलीवरी। प्रोस्पेक्टस आप कब इशू कर सकते हो, रजिस्ट्रार को डिलीवर करने के बाद। क्या क्या डिलीवर करना है रजिस्ट्रार को, एक प्रोस्पेक्टस, एक उसकी कॉपी, मतलब प्रोस्पेक्टस की कॉपी सॉरी, और एक डिक्लेरेशन और एक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट। देखो, नो प्रोस्पेक्टस इशूड बाय कंपनी बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन देयर हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार फॉर फाइलिंग which has been signed by every person who is named as director और proposed director। खत्म। जो मैंने बोला वही लिखना है आपको कि कोई भी प्रोस्पेक्टस आप पब्लिक में इशू नहीं करोगे जब तक वो रजिस्ट्रार को फाइल नहीं होगा और वो साइंड नहीं होगा। किससे द्वारा साइन, डायरेक्टर या प्रपोज्ड डायरेक्टर। आगे जब भी साइन की बात आती है तो मैं तुम्हें बता चुका हूं कितने डायरेक्टर साइन करेंगे, 2 डायरेक्टर, और सीएस है तो 1 डायरेक्टर 1 सीएस। ये ऑथेंटिकेशन का जनरल रूल है, हमेशा याद रखना, वो बार बार लिखेगा नहीं। इसीलिए पब्लिक कंपनी में 2 डायरेक्टर होने कंपलसरी हो। तो डायरेक्टर अभी आपके कोर्स में नहीं है, नहीं तो आप आगे पढ़ते। हर पब्लिक कंपनी में कम से कम, क्योंकि 2 के साइन चलते हैं ना, तो 2 तो होंगे ही होंगे। ठीक है। उदय कोटक का नाम सुना होगा तुमने, कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ है। कल उन्होंने एमडी की पोस्ट से रिजाइन किया। ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है उनका बैंकिंग की फील्ड में। और कोटक महिंद्रा बैंक वन ऑफ द बेस्ट बैंक है आज की तारीख में डीलिंग के लिए। बहुत ज़्यादा कंज्यूमर और यूज़र फ्रेंडली बैंक है। ठीक है। उनके चेयरमैन थे उदय कोटक और एमडी भी थे। उन्होंने कल ही एमडी की पोस्ट से रिज़ाइन किया। बहुत कम ऐसा होता है कि एमडी की पोस्ट से कोई बंदा अपने ही द्वारा क्रिएट किए गए एम्पायर में से वो हटे। नहीं तो हमारे यहाँ तो तुम्हें पता है 80-80 90 साल तक रिटायरमेंट नहीं लेते। वो छोटी एज है उनकी, कल रिटायरमेंट लिया उन्होंने और वो एमडी से हट गए। अब वो सिर्फ एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ठीक है। पूरा अब उन्होंने जिनको बिठाया, जो बेस्ट सूटेबल था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से, वो अब एमडी बनेगा, जो उनके करीबी में से भी शायद नहीं होगा। ठीक है। और वो अब अपना थोड़ा फैमिली टाइम देना चाहते हैं और वो हट गए एमडी पे से। ठीक है। तो कोई भी कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर तो होंगे, और जो 2 साइन करते हैं उसमें से एक एमडी ही होता है यूजुअली। ठीक है। चलो आगे आओ। प्रोस्पेक्टस इंक्लूड एक्सपर्ट स्टेटमेंट, हम तो ऐसे पढ़ते हैं, और ये कैसे पढ़ाता है, प्रोस्पेक्टस नॉट इंक्लूड एक्सपर्ट स्टेटमेंट, क्योंकि अनलेस लगा देगा। कब प्रोस्पेक्टस नहीं, एक्सपर्ट स्टेटमेंट नहीं लगाना, अनलेस से ही पढ़ते हैं। द एक्सपर्ट हु इज पर्सन हु इज नॉट इंगेज्ड इन द फॉर्मेशन एंड हैज गिवन रिटर्न कंसेंट एंड हैज नॉट विड्रॉन द रिटर्न कंसेंट सॉरी। तो आप कैसे लिखोगे कि अगर प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट का स्टेटमेंट लगाना है तो डैश करके फॉलोइंग स्टेटमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। फर्स्ट, एक्सपर्ट शुड नॉट इंगेज इन द फॉर्मेशन। सेकेंड, ही हैज गिवन रिटर्न कंसेंट। थर्ड, ही हैज नॉट विड्रॉन द रिटर्न कंसेंट बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रथम, ये विड्रॉन वाली बात क्यों लिखता है? जैसे तूने रिटर्न कंसेंट दी तो मैंने तेरी कंसेंट लगा दी, अब इसको इतना तवज्जो क्यों देना पड़ता है विड्रॉन वाली बात पे? क्योंकि आपके प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को देने में और पब्लिक में इशू करने में गैप आता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट खुद 90 दिन की परमिशन देता है। तो अगर मैं कंपनीज एक्ट को बेस बनाऊं और 90 दिन का गैप है, 90 दिन का गैप है, तो 90 दिन पहले एक्सपर्ट ने स्टेटमेंट दिया था, 90 दिन बाद उसे नहीं लग रहा कि स्टेटमेंट देना चाहिए। ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर वो अपना स्टेटमेंट क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। जैसे अभी वर्ल्ड कप आ रहा है तो 5 तारीख को उसका एक प्रोविजनल स्क्वाड तैयार होगा, जिसमें इंडियन टीम सारी टीमों का सिलेक्शन वो लोग करेंगे 15 जने प्रोविजनल बेसिस पे। लेकिन 5 सितंबर में और वर्ल्ड कप आने में अभी 1.5 महीने का समय है। अब 1.5 महीने में इन्होंने विराट कोहली को ले लिया और उसकी फॉर्म अच्छी नहीं रही, पूरे एशिया कप में नहीं चला, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में नहीं चला, उसके बाद वो सीरीज़ में नहीं चला, तो हटा तो सकते हैं ना। ठीक है। तो इसलिए अभी प्रोविजनल है और बाद में हटाना होगा, तो इसीलिए नाम ही प्रोविजनल दिया है। बाद में जब मेन स्क्वाड होगा तो उसमें से हटा सकते हैं। ये कार्तिक तो ऐसे देखने लग जाता है, यही पे मार देगा, खून कर देगा मेरा। कार्तिक मजाक कर रहा हूँ यार, चलेगा वो, तू टेंशन क्यों ले रहा है। तो ये तो बात हुई किसकी, विड्रॉन करने की। तो आप चाहो तो एक्सपर्ट स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो, बाद में विड्रॉ, क्योंकि 90 दिन का समय है, 90 दिन में कुछ भी हो सकता है। आप कंपनी के अंदर कोई उतार चढ़ाव आ गए
और एक्सपर्ट ने विड्रॉ कर लिया, तो आप तो ये बोलोगे कि एक्सपर्ट का स्टेटमेंट होना जरूरी है, हमने तो एक्सपर्ट का स्टेटमेंट लगाया, उसने रिटर्न कंसेंट भी दिया, लेकिन वो रिटर्न कंसेंट विड्रॉ हो चुकी है, तो फिर वो कंसेंट का ही क्या मतलब। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं, प्रोस्पेक्टस टू बी मेंशन, आपको कवर पेज पे दो बातें लिखनी पड़ेगी कि कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड और डॉक्यूमेंट हैज बीन अटैच। हटाओ, ये भी 7वां पॉइंट बिल्कुल बेकार है, कुछ भी नहीं है इसमें, 90 दिन वाली बात है, ये आप उधर ही लिख सकते थे 90 दिन वाली बात। कब? जब मैं रजिस्ट्रार को फाइल करने की बात कर रहा था, आप वहीं लिख सकते हो कि रजिस्ट्रार को फाइल करने के बाद 90 दिन में पब्लिक में इशू करना पड़ेगा। कॉन्ट्रावेंशन आप पढ़ोगे, आगे आ जाओ। अब अपन 26 अपन ने पढ़ा, तो अपन पहले 25 ही पढ़ लेते हैं, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। आओ जल्दी, पेज नंबर बताओ भाई, कहाँ है ये? 3.17 पे है। अच्छा, मजे आ रहे हैं? चलो 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस। थीम क्या है इसकी भाई? कि अगर आप पब्लिक में सिक्योरिटी इशू करते हो और आप कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करते हो, आप उसे प्रोस्पेक्टस नहीं बोलते, या आप पब्लिक में भी सिक्योरिटी इशू नहीं करते, आप किसी पर्सन को सिक्योरिटी इशू करते हो और उसको बोलते हो कि साले तू जा पब्लिक में इशू करने, तो हम उसको भी डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानेंगे, क्योंकि एक कड़ी कंपनी से जुड़ी हुई है। देखो, अगर मैं सीधे सीधे तुम लोगों से पैसे ले रहा हूँ और मैं तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, तो उसको प्रोस्पेक्टस नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं कंपनी नहीं हूँ। लेकिन अगर मैंने घोटालेबाजी करी है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पे कोई सेक्शन नहीं लगेंगे, कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा, ये बोल रहा हूँ मैं। तो अब ऐसी घोटालेबाजी की स्कीमें बहुत चलती है इंडिया में, वीसी डलवा लेते हैं लोगों से, थोड़ा थोड़ा पैसा ऐंठ लेते हैं, ठीक है। ऐसे में इंडिविजुअल स्कैम तो कितने हो रहे हैं आज की तारीख में, तो सब पे कंपनीज एक्ट की धाराएं नहीं लगा सकते हम। अब उसके लिए कोई रिलेवेंट सेक्शन होंगे, वो लगेंगे। यहाँ पे मैं किसी पर्सन को दे रहा हूँ और वो पर्सन पब्लिक को दे रहा है, तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मैं जो हूँ एक कड़ी, मैं कंपनी हूँ। अब मैं भी कंपनी नहीं हूँ, मैं सीधे सीधे तुम लोगों को सिक्योरिटी दे रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी भी नहीं बोल रहा, मैं तो तुम लोगों से पैसे ले रहा हूँ, बस यूनिट दे रहा हूँ मैं तो तुम्हें, एक यूनिट कि लो आ जाओ इस प्रोजेक्ट में 2-2 लाख रुपए लगाओ। तुम सब लगा रहे हो पैसे, बहुत सारे हजारों लाखों लोगों ने लगा दिया। फिर क्या होता है, इन सब के स्कैम में एक बार रिटर्न भी दे देते हैं पर इनको, एक बार, और 2 लाख रुपए वापस भी दे देते हैं। फिर ऐसे फ्रॉड होता है। फिर ये 4 को बनाएगा, 440 को बताएंगे, फिर जो मोटा पैसा आएगा लेके फोड़ हो जाएंगे। अभी एक केस ऐसा हुआ है गुजरात में, चाइना का एक बंदा इस तरीके से कर रहा था, कुछ 700 करोड़ का रैकेट बस्ट हुआ है, अभी थोड़े समय पहले की बात है, मतलब थोड़े समय भी क्या, थोड़े हफ्ते पहले की बात है, 2 हफ्ते पहले की बात है। तो कोई अगर इस तरीके का पैसा वैसा ऐंठने का, यूनिट लिखवाने का, पैसे लेने का, लेके लगाने का, फिर रिटर्न देने का प्रॉमिस कर रहा है, तो वो हर चीज़ को हम प्रोस्पेक्टस नहीं मानेंगे जब तक कि एक तरफ क्या ना हो, कंपनी ना हो। ये बात समझ लेना तुम लोग, पढ़ो। वेयर अ कंपनी अलॉट और एग्री टू अलॉट सिक्योरिटी विद अ व्यू टू ऑल और एनी ऑफ देम सिक्योरिटी ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक। यहाँ पे किसी पर्सन का नाम नहीं लिया, क्या बोला कि कंपनी अलॉट करती है। तो मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पे कोई बीच में पर्सन भी घुसेड़ना तुम, कि कंपनी अलॉट करती है और एग्री टू अलॉट विद अ व्यू, इस इरादे के साथ कि ये सिक्योरिटी किसको ऑफर की जाएगी, पब्लिक को। तो जब इस इरादे के साथ की बात हो रही है, तो बीच में भी कोई होगा, फिर उसको हम एग्री टू अलॉट कर रहे हैं और उसको ये कह रहे हैं कि तू ये सिक्योरिटी किसको देना, पब्लिक को देना। तो अगर अपन को ढंग से समझे तो बीच में एक बंदा और होना चाहिए ना, वो अंडरराइटर होगा, कोई भी होगा, पता नहीं, लेकिन कोई होगा जो ये सिक्योरिटी किसको इशू करने की बात कर रहा है, पब्लिक को। देखो वापस पढ़ता हूं, वेयर अ कंपनी अलॉट एग्री टू अलॉट एनी सिक्योरिटी विद अ व्यू, इस इंटेंशन के साथ कि ऑल और एनी ऑफ दी सिक्योरिटी ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक, और ये सिक्योरिटी किसको सेल की जाएगी, पब्लिक। सो एनी डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर फॉर सेल इज मेड, तो जिस भी डॉक्यूमेंट के साथ ये ऑफर दिया गया है, डीम्ड एज प्रोस्पेक्टस, उसे क्या माना जाएगा। और प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड जितने भी रूल्स है, लॉ है, सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी, सब कुछ उस पर एप्लीकेबल हो जाएगी। इसके एक्सेप्शन बहुत कमाल के थे, वो 2 पॉइंट बहुत कमाल के थे जो मैंने तुम्हें कहा था कि इसमें अक्सर बच्चों को डाउट आते हैं, वो क्लियर ही होंगे तुम्हें, अभी उसको रिकॉल करेंगे। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, कुछ पूछना है क्या लवीना, पक्का। सेकेंड नंबर पे पॉइंट पे आते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ द कंपनीज एक्ट इट शैल अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड एविडेंस that an allotment or agree to allot security was made with a view to public, it is shown that an offer or any of them for sale to the public was made within 6 months after the allotment and at the date when the offer was made the whole consideration is to be received। ये वो 2 बातें थी मेन। क्या 2 बातें थी, ठीक है। अगर मैं तुम्हें सिक्योरिटी दे रहा हूं और तुम 6 महीने के अंदर अंदर पब्लिक को दे दोगे तो उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना
मतलब अगर तुम 6 महीने बाद दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मैंने सिक्योरिटी तुम्हें दी और अब तुमने पब्लिक को दे दी, तो तुमने कैसे भी दी पब्लिक को, हम उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, द डेट व्हेन ऑफर वाज मेड होल कंसिडरेशन इज टू बी रिसीव्ड, कंपनी ने सारा कंसिडरेशन, तो भी फिर हम उसे ऑफर फॉर सेल, जैसे अभी मैंने लवीना को दिए 500 करोड़ के शेयर और लवीना तो खड़े खड़े 500 करोड़ गिन दिए लोग, तो अब काहे का पब्लिक ऑफर है, ये पैसे तो आ गए पूरे, अब ये आगे पब्लिक को देगी, कुछ भी करेगी, इसको क्यों तुम डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान रहे हो? ये तो तुम्हारी 1-on-1 डीलिंग है, ये तो प्राइवेट प्लेसमेंट जैसा हो गया। अब ये आगे पब्लिक को दे, कुछ भी करे, कंपनी, क्या बोल रहा हूं, एक कड़ी कंपनी की होनी चाहिए, कंपनी की कड़ी टूट गई क्योंकि पैसा भी आ गया, शेयर भी दे दिए, अब तुम इसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं मान। अब इसके बाद एक फ्लो चार्ट बड़ा ही जबरदस्त बना रखा है, क्या, हैज द अलॉटी सोल्ड अ शेयर टू पब्लिक विद इन 6 मंथ, क्या उसने 6 महीने के अंदर अंदर बेच दिए? नो, नहीं बेचे 6 महीने में, 6 महीने बाद बेचे, तो वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं है। यस, क्या उसने पब्लिक को 6 महीने के अंदर अंदर भेज दिए? तो फिर दूसरी कड़ी क्या है, हैज द अलॉटी पेड द फुल अमाउंट, क्या उसने पूरा पैसा दे दिया? तो मेरी बात सुनो, अगर लवीना ने मुझे पूरे 500 करोड़ दे दिए और 6 महीने में इसने पब्लिक को बेच भी दिए, तो क्या फर्क पड़ा है, मुझे तो पूरे पैसे दे दिए ना, मुझे पूरे पैसे दे दिए, तो ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं है। तो यस है अगर, तो फिर डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं है, और नो है तो फिर ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस है, नो है तो ये यस नो वाली चीज समझ में आ गई ना तुम्हें? तो ये चार्ट बहुत बेहतरीन बना हुआ है। तो अब एक बात बताओ मुझे, ये दो कंडीशनों के बीच में और है कि एंड है? और है, क्या है? और है। फिर बता रहा हूं, अगर मैंने कोई सिक्योरिटी दी और सामने वाले ने 6 महीने के अंदर अंदर मुझे पैसे दे दिए, तो फिर उसने पब्लिक को दिए नहीं दिए, अरे सामने वाले ने मुझे फुल कंसिडरेशन पे कर दिया, तो आगे कुछ देखो ही मत, तुम्हारी एसेस पैसे ले लिए ना, खत्म, अब वो अलग मैं अलग। अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो फिर दूसरी पे आओ, क्या उसने 6 महीने में शेयर पब्लिक को दिए? उसने 6 महीने में शेयर पब्लिक को नहीं दिए, तो इसका मतलब वो बाद में देगा, तो अब ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं है, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर ये पब्लिक को देते तो ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस था, नहीं तो नहीं है। समझ गए बराबर? ये सारी बातें लिखी हुई है 25। अब इफेक्ट ऑफ 26 में ये लिखा हुआ है कि मैं पढ़ा तुम्हें 25 रहा हूँ, लेकिन प्रोस्पेक्टस का सेक्शन तो 26 है ना, और डीम्ड प्रोस्पेक्टस है तो इसको हमने प्रोस्पेक्टस मान लिया है, तो प्रोस्पेक्टस में जो चीज़ें लिखनी पड़ती है अब इधर भी लिखनी पड़ेगी, तुमने तो लिखी नहीं होगी, तो ऐसा माना जाएगा कि उल्लंघन हुआ है, क्योंकि तुमने तो शेयर पब्लिक को दिए ही नहीं थे ना, तुम तो बीच में किसी को दिए थे, उसको डॉक्यूमेंट में तुमने ये सारी चीज़ें नहीं लिखी होगी, तो ऐसा माना जाएगा कि वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस है। अब आपको वो सारी चीज़ें लिखनी चाहिए, नेट कंसिडरेशन कितना रिसीव हुआ, उस बंदे के साथ आपकी क्या डीलिंग हुई, ये सारी बातें आपको प्रोस्पेक्टस में लिखनी पड़ेगी। तो क्या बोला है, इन एडिशन आपको ये लिखना पड़ेगा, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोस्पेक्टस टू स्टेट इन एडिशन, क्या लिखना पड़ेगा, पहला नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड टू बी रिसीव्ड, के लवीना मुझे कितने रुपए देगी, 500 करोड़ 600 करोड़ जितने भी। सेकंड, टाइम एंड प्लेस, कहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये डीलिंग कहाँ पे हुई थी और कैसे हुई थी, और इस तरह की और भी चीजें आपको प्रोस्पेक्टस में लिखनी। जबकि देखा जाए तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट जैसा लग रहा है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई कि लवीना अगर ये शेयर लेके चली जाती कोई दिक्कत नहीं थी, पैसे देके चली जाती कोई दिक्कत नहीं थी, पैसे ना भी देती तो ये सिक्योरिटी पब्लिक में नहीं देनी थी उसे, और पब्लिक में भी देनी थी तो 6 महीने बाद देनी थी, तो फिर सब बच जाते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर अगर पब्लिक को दे दिया तो फिर खत्म, फिर वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। आगे आ जाओ, 25 हो गया। 26 कुछ पूछना है बेटा चुन्नूलाल? किस एक को, मतलब पब्लिक को दे दिए तो एक को थोड़ी, बोला है एग्री और अलॉट एनी सिक्योरिटीज टू पब्लिक। अब ऐसा होता है, पब्लिक को डिफाइन तो किया नहीं है, लेकिन अपन समझते हैं ना कि पब्लिक क्या है। एट लार्ज आपने किसी को ऑफर दिया है तो ही पब्लिक है। 1-on-1 में तो तूने इसको दिया या इसने 3-4 जनों को दे दिया तो पब्लिक थोड़ी है। पब्लिक कब है, जब वो बात पब्लिक में आए, तब तक वो बात पब्लिक में नहीं आ रही, तब तक वो पब्लिक नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट ही है वो तो एक तरीके का। नेक्स्ट, अब 27 पे आओ, लाइन से चल रहे हैं हम लोग। 23 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, बीच में सिक्योरिटी की डेफिनेशन भी पढ़ ली। अब 27 वेरिएशन इन प्रोस्पेक्टस क्या है? हाँ भाई, अगर मैंने श्रुति पानी लाता है। 27 वेरिएशन, जल्दी सुन लो। 27 वेरिएशन, मेरी तरफ देखो। आपने जिस पर्पस के लिए सिक्योरिटी इशू करी थी, अगर आप उस पर्पस को चेंज करना चाहते हो, यू वांट सम वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट क्लोज,
तो आप वो वेरिएशन तभी कर सकते हो जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो पोस्टल बैलेट से। एक एक पब्लिक जितने भी शेयर होल्डर्स हैं आपके, उन सबके घर में पोस्टल बैलेट जाना चाहिए। पोस्टल बैलेट का पूरा क्राइटेरिया अपन चैप्टर 7 में पढ़ी चुके हैं। तो पोस्टल बैलेट आपके घर में जाएगा, पोस्टल बैलेट पे आप लोग यस नो करोगे कि हाँ हमें सिक्योरिटी, हमें कोई आपत्ति नहीं है या हमें कोई आपत्ति है, जो भी है उन लोगों के रिजोल्यूशंस, उनके जो बैलेट्स है वो आएंगे, उनकी गिनती होगी। उसके बाद 75% लोग अगर हाँ करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट क्लोज में वेरिएशन कर सकते हो। स्टिल जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है 25%, उनको आपको एग्जिट रूट देना पड़ेगा। वो अगर अपना पैसा वापस लेके जाना चाहे तो जा सकते हैं। लॉजिक ये है कि अगर भाई मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट डालूंगा और बाद में मैं तुम्हारे पैसे आने के बाद बदल जाता हूँ और कोई दूसरा काम करता हूँ, कोई फैक्ट्री डाल लेता हूँ, तो आप लोगों को आपत्ति हो सकती है कि सर हमें तो एजुकेशन में आप पे ट्रस्ट था लेकिन फैक्ट्री में तो आप नहीं कर पाओगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए पहले आपसे पूछना ज़रूरी है। इसमें फिर एक बात ये भी बताई थी कि आप ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज करके कोई और काम कर सकते हो, लेकिन आप ट्रेडिंग का काम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास पैसा आया था, वो पैसे को हम कहीं और लगाएंगे। तो आपको अगर किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो वो लोग नहीं लगा सकते थे क्या? उनमें भी अकल है। आप उनके पैसे लेके ट्रेडिंग कर रहे हो किसी और कंपनी में, तो ये आपका काम है। और अगर ऐसा आपका काम है तो फिर आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, फिर आप अपने नाम को चेंज करो। आप क्या बोलो अपने आप को, या ब्रोकर बोलो आप अपने आप को कि आप ब्रोकर हो, पैसे लेके इधर लगा रहे हो। आप एक कंपनी हो तो कंपनी का काम होता है कोई भी तरह का प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, कुछ भी करना। आप वो तो कर नहीं रहे हो और पैसे लेके दूसरी कंपनी में लगा रहे हो, तो ये काम तो वो भी कर सकते थे, तो ये अलाउड नहीं है। देखो वेरिएशन, अ कंपनी शैल नॉट एनी टाइम वेरी द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर्ड इन। जो प्रोस्पेक्टस में लिखा आप उसको वेरी नहीं कर सकते, आप ऑब्जेक्ट क्लोज को अल्टर नहीं कर सकते। अच्छा, ये कब की बात हो रही होगी वेरिएशन की? प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद की हो रही होगी, है ना? शेयर इशू करने के बाद की हो रही होगी। जब तुम मेरे मेंबर बन चुके हो उसके बाद की बात है, ये बात की है ना? तभी तो मैं कह रहा हूं तुमसे पूछूं, एसआर पास करूं। एसआर पास होता है तो मेंबर से होता है, तो तुम मेरे मेंबर बने होंगे ना? तो ये कब की बात हो रही है? प्रोस्पेक्टस इशू हो गया, पैसे आ गए, अब पैसे लगाने हैं तो थोड़ा वेरिएशन आया दिमाग में कि यार इंस्टीट्यूट में तो डालने में कोई तंत्र नहीं है, कॉलेज में तो कोई तंत्र नहीं है, तो इंडस्ट्री डालेंगे। तो अब पहले एक बार लोगों से पूछ लो, क्योंकि उन्होंने जो पैसा लगाया था वो पुराने वाले ऑब्जेक्ट क्लोज के फेज पे लगाया था। देखो कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट। कैसे पास करना पड़ेगा? इसका जो नोटिस दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा? एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, जहाँ का आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, वहाँ पे आप लोग एक नोटिस दोगे। नोटिस के बाद मीटिंग होगी, मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हो गया तो ठीक। फिर सच कंपनी शैल नॉट यूज एनी अमाउंट रेज बाय प्रोस्पेक्टस फॉर ट्रेडिंग, बाइंग एंड डीलिंग इन शेयर्स ऑफ एनी अदर कंपनी। आप किसी और कंपनी के शेयर खरीदने में पैसा यूज, सुन लेना बराबर इंपॉर्टेंट चीज है। आप पोस्टल बैलेट से जब रिजोल्यूशन पास करोगे पोस्टल बैलेट से, तो क्या क्या लिखना पड़ेगा ये काट दो, तुम्हारी लैंग्वेज में लिख देना। क्या क्या लिखना पड़ेगा? ओरिजिनल ऑब्जेक्ट क्या था, कितना मनी रेज हुआ, अब ऑब्जेक्ट चेंज क्यों कर रहे हो, उसका जस्टिफिकेशन कि क्यों ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, जो ऑब्जेक्ट चेंज करोगे उससे रिटर्न कितना आएगा, पहले वाले से रिटर्न कितना आता। भाई डिटेल तो देनी पड़ेगी ना, नहीं तो वो लोग बॉटल में कैसे उतरेंगे? वो मान जाएंगे क्या? वो नहीं मानेंगे। वो तब मानेंगे जब आप उनको कन्विंस करोगे, और कन्विंस करने के लिए सारी बातें लिखनी, क्या लिखनी पड़ेगी? ओरिजिनल पर्पस, टोटल मनी, मनी यूटिलाइज, अचीवमेंट, अनयूटिलाइज अमाउंट, पर्टिकुलर रीजन एंड जस्टिफिकेशन, ये सब बातें आपको लिखनी पड़ेगी। और लास्ट में दे रखा है एग्जिट रूट। एग्जिट रूट में क्या दे रखा है? जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है अगर वो अपना पैसा वापस लेके जाना चाहे तो आप उन्हें पैसा, देखो द डिसेंटिंग शेयर होल्डर, दो शेयर होल्डर हु डू नॉट एग्री विद द प्रपोजल, जो प्रपोजल से एग्री नहीं हुए, शैल बी गिवन एन एग्जिट ऑफर बाय प्रमोटर। प्रमोटर उनको क्या देंगे? एक एग्जिट रूट देंगे। इन सच मैनर इन कंडीशन एज सेबी में स्पेसिफाइड इन दिस रिगार्ड। बड़े आगे ये 27 हो गया किसका? वेरिएशन का। एक और पढ़ लेते हैं 28 ऑफर फॉर सेल। यहाँ देखो, यहाँ तक के सेक्शंस में सब में टेक्निकल चीजें चल रही थी। अब यहाँ से जो अगले रिवीजन में पढ़ेंगे उसमें सिर्फ डीमटेरियलाइजेशन थोड़ा बड़ा है, बाकी ये शेल, रेड हेयरिंग सब छोटे छोटे सेक्शन है। ये दोनों छोटे हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी, ये दोनों तो बहुत ही छोटे हैं, गिफ्ट ऑफ कंपनीज एक्ट और इंड्यूसमेंट। ठीक है, फिर सारी बात होगी किसकी? इन तीनों की। ठीक है, चलो देखो 28, जल्दी से सुनो, जल्दी से सुनो। 28 किसका है? ऑफर फॉर सेल। पेज नंबर बताओ भाई, इसमें तो बहुत उल्टे पुल्टे एक तो। हाँ
19 लाइन से चल रहे हैं, 28 ऑफर फॉर सेल। जरा यहां देखो, ऑफर फॉर सेल देखो, इसमें तूने एक डाउट पूछा था मुझसे, याद है क्या तेरे को? क्या है? मैंने देखो कहा था बहुत अच्छा डाउट है, एक बार क्लास में पूछना। मेरे को याद नहीं आ रहा, आए तो बताना। तेरी कॉपी यहाँ लिखे हुए होंगे क्या? कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, कुछ 28 में तो नहीं लिखा हुआ। देखो सुनो मेरी बात, पहले तो क्या है ये सेक्शन? ऑफर फॉर सेल टू सर्टेन मेंबर्स। क्या था कि अगर कंपनी, ठीक है, अपने ही मेंबर को, ठीक है, अपने मेंबर से शेयर लेकर, या डायरेक्टर भी था ना इसमें कवर्ड, सॉरी, डायरेक्टर की कंसल्टेशन से, वेयर सर्टेन मेंबर ऑफ द कंपनी इन कंसल्टेशन विद डायरेक्टर सेल होल और पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग इन पब्लिक, कि अगर कुछ मेंबर्स अपने शेयर्स पब्लिक में देना चाहते हैं, या तो सारे या उसका एक पार्ट, इन कंसल्टेशन विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उसके लिए ये सेक्शन बनाया गया है कि आप अपने शेयर्स किस तरीके से पब्लिक को अगर देना चाहते हो आप लोग, तो क्या ये भी पब्लिक इशू माना जाएगा? क्या मेंबर दे रहे, मेंबर सर्टेन मेंबर्स दे रहे हैं, ये पब्लिक इशू माना जाएगा? प्रोस्पेक्टस इशू करना है इसमें, श्योर हो? माना जाएगा? क्यों? कंपनी है ना, देख, where certain member of company in consultation with board decide to offer certain number of shares whole or part in public में देना चाहते हैं। बोला है उसने सेकंड नंबर में, क्या बोला है? any document by which sale is made to public shall deemed to be prospectus, उसे भी क्या माना जाएगा? और एक लाइन तो रट लो तुम, जब भी मैं किसी को प्रोस्पेक्टस बोल दूं तो उसके आगे ये घुसेड़ देना कि 26 के सारे प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, और मिस स्टेटमेंट, क्रिमिनल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी, जो भी प्रोस्पेक्टस के सेक्शन है वो उस पर एप्लीकेबल। और आपने उस डॉक्यूमेंट में कोई भी तरीके का चेंजेस कोई भी तरीके की गलत बात डाली, तो जैसे प्रोस्पेक्टस के उल्लंघन पे, कॉन्ट्रावेंशन पे लॉ एप्लीकेबल होता, वही इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लॉ एप्लीकेबल, क्योंकि हमने इसे क्या मान लिया है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, एक सवाल इसने, हाँ, इसने ये पूछा था मुझसे कि सर मेंबर्स डायरेक्टली शेयर मार्केट में बेच दे शेयर्स, ऐसा वो कंपनी से क्यों बोल रहे हैं कि आप हमारे शेयर्स मार्केट में बिकवाओ? ये पूछा था। आंसर क्या दिया था ये याद है? अब वो कैसे होता है मैं तुम्हें बताऊं। आप एक सर्टेन क्लास ऑफ मेंबर है, वो हमारे पास आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास और कह रहा है भैया हमारी इतनी इतनी होल्डिंग है, हम बेच रहे हैं। अब ये लोग जब मार्केट में बेचते हैं ना, तो डिमांड सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से बिकता है वो शेयर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपनी जब बीच में आ जाती है तो एक तो प्राइस अच्छा मिलेगा आपको, और दूसरा पूरा मोटा मोटा पैसा आपको एक साथ मिलेगा। जैसे वहाँ पे जब आप लोग, एक ए बंदा था, बी बंदा था, सी बंदा था, ये उधर बेचता, ये उधर बेचता, लमसम होकर इन लोगों को पूरा मिलकर एक स्टेक बन रहा है, 20% का स्टेक बन रहा है। तो ये वो पूरा 20% का स्टेक बिकवा रहे हैं। ठीक है, अब कंपनी कोई ऐसे प्रिटेंडेड बंदे को भेज देती है पब्लिक में से ही कि भैया कोई अगर लेना चाहे, पब्लिक इशू है, तुम लोग लेना चाहो तो ये ले लो, ये इतना 20% का स्टेक तुम्हें मिलेगा और उसके लिए तुम्हें ये प्राइस देना पड़ेगा। और यूजुअली वो प्राइस मार्केट से अच्छा ही होगा। अगर मार्केट प्राइस जितना ही मिल रहा है तो ये लोग सीधे मार्केट में तो बेच ही सकते क्योंकि लिस्टेड सिक्योरिटी है। तो अगर डिमांड सप्लाई से 150 रुपये प्राइस चला तो 150 तो मार्केट भी दे ही रहा है इनको। तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें कुछ अच्छा ही मिलेगा। इसका एक एग्जांपल दूं मैं तुम्हें। हाँ, तुम्हारी कार है, तुम उस कार को कंपनी में भी कटवा सकते हो। आज जिस भी कंपनी की तुम कार खरीदो वो कंपनी वो कार लेने को तैयार है, कोई सी भी हो, कोई सी भी। हाँ, वो कंपनी इंडिया में बंद ना हुई हो, बस अगर वो कंपनी है तो वो कंपनी इजीली तुम्हारी कार ले लेगी। बट स्टिल यू प्रेफर कि आप वो कार बाजार में बेचो या किसी इंडिविजुअल बंदे को बेचो। ऐसा क्यों? प्राइस ज़्यादा मिलता है आपको। यहाँ पे भी अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, कंपनी के एम्बिट में आ रहे हो, तो क्यों आ रहे हो? क्योंकि कंपनी आपको बेटर प्राइस ऑफर कर सकती है, बस इसलिए, और कोई रीज़न नहीं है। नहीं तो आप डायरेक्टली तो बेच ही सकते हो। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट। एनी डॉक्यूमेंट बाय विच ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक इज मेड
for all the purpose deemed to be prospectus issued by company and all law related to and liability related to misstatement applicable on this prospectus. Now the member, whether individual or body corporate or both, whose share are proposed to be offered shall collectively authorize the company. वो कंपनी को बोलेंगे कि आप हमारे सारे शेयर बिकवाओ, लेकिन इसमें जो खर्चा लगेगा वो कंपनी किससे रीएम्बर्स करेगी? उन मेंबर से। ये बता दिया था तुम्हें मैंने, क्योंकि इसमें जो पैसा लगेगा वो कौन रीएम्बर्स करेगा? वो मेंबर। किसको? कंपनी। क्योंकि हम शेयर किसके बिकवा रहे हैं? मेंबर्स के। और फायदा भी तुम्हारा करवा रहे हैं, पैसा भी तुम्हें अच्छा दिलवा रहे हैं। तो तुम्हें अभी जैसे सिंपल सी बात है, इसको भी कार से जोड़ता हूँ। कार अगर तुम कंपनी में बेचते तो कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन कार बाजार में बेचोगे तो डीलर अपना 4-5 हज़ार रुपये कमीशन लेगा। वो कमीशन आपको ही बियर करना है, क्योंकि कार आपकी बिक रही है। ठीक है, तो अगर आप सीधे स्टॉक एक्सचेंज में बेच देते कोई पैसा नहीं लगता, वो 1%, 0.5% ब्रोकरेज लगती हो तो लगती है, सेल परचेज पे वो तो लगती, लेकिन उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं देना पड़ता। यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि आपका शेयर कंपनी बिकवा रही है, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, खर्चा लगेगा और वो सारे खर्चे का पैसा आपको मिल जाएगा, रीएम्बर्स हो जाएगा। एक्सेप्शन क्या है इसके? ठीक है, प्रोस्पेक्टस में जो लिखना पड़ता है वो इधर नहीं लिखना पड़ेगा। क्या? एक तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन मनी, प्रोविजन रिक्वायरिंग स्टेटमेंट टू बी मेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट और एनी अदर प्रोविजन जो यहाँ पे एप्लीकेबल। अच्छा आप बताओ मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं लगेगा यहाँ पे? काहे का मिनिमम सब्सक्रिप्शन है? वो लोग जितना दे रहे हैं वो हम बेच रहे हैं। मैं इशू करता तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता, वो जितने शेयर दे रहे हैं उतने बेच रहे हैं, बेच के पैसे वहाँ दे रहे हैं। क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन? तो इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। मिनिमम एप्लीकेशन मनी का, एप्लीकेशन का तो कोई रोना ही नहीं आएगा, पैसे तो एक साथ देने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो लोग थोड़ी रुकेंगे, कंपनी रुकती। कंपनी ऐसा बोलती कि 25 आज दो, 25 कल दो, वो लोग को तो पैसा देना पड़ेगा। तो इसमें मिनिमम एप्लीकेशन का लॉजिक समझना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, मिनिमम एप्लीकेशन का, डायरेक्टर रिपोर्ट का, इस तरह के जो रिलेवेंट प्रोविजन है जो नॉर्मल प्रोस्पेक्टस पे लगते हैं, जो यहाँ इररिलेवेंट हो जाएंगे वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। हाँ ताहिर कुछ पूछ रहा था। कंपनी नहीं देगी, दिलवाएगी कंपनी, क्योंकि कंपनी भी ये शेयर पब्लिक में इशू करेगी। मैंने तुम्हें ऑन डिवेंचर पढ़ते वक्त एक चीज बताई थी, याद है? क्या बताया था मैंने तुम्हें ऑन डिवेंचर पढ़ाते वक्त? कि कंपनी का अपना ही डिवेंचर 90 रुपए में मार्केट में बिकता है और कंपनी अपना ही डिवेंचर 90 रुपए में खरीद लेती है। तो उस समय तुम्हें क्या बताया था कि जब रिडम्पशन में आपको 100 रुपये मिलेंगे तो आज वही चीज़ आप 90 में क्यों खरीद रहे हो, बेच रहे हो? क्योंकि कंपनी खरीद रही है 90 में तो कोई बेच रहा होगा, तो जो भी अपना डिवेंचर बेचता है वो क्यों बेचता है 90 में? तो क्या लॉजिक दिया था उस समय? क्योंकि उस समय नीड ऑफ द आवर होगा पैसा, उसे पैसे की जरूरत है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर किसी को शेयर की जरूरत है, उसे लमसम शेयर मिल रहा है, ठीक है, और वो बंदा मार्केट में बेच ही नहीं रहा, वो इंडिविजुअल बेच रहा है, उसे वही शेयर चाहिए, तो उसकी डीलिंग कंपनी ने करवा दी ना। तू कह रहा है उसे वो चीज़ मार्केट में सस्ती मिल जाती, कब मिलती? जब ये बेचता। ये कहाँ बेच रहा? ये मार्केट नहीं जाना चाहता, ये कंपनी से बिकवाना चाहता है, तो उसे वो शेयर अब कंपनी से मिल रहा है। अब कंपनी ये कह रही है कि इस चीज़ के तो मैं 200 लूँगा, वो 200 भी देगा। सारा खेल ज़रूरतों का, हालात का और वक्त का होता है। उस समय जिसको जो चीज़ चाहिए होगी उसको वो मिल रही है, तो ज़्यादा में भी मिल रही है तो वो ले लेगा, और उसे मार्केट से नहीं बेचना, कंपनी के थ्रू देना है, तो ये सेक्शन उसके लिए है। तुम्हें किसी ने काले चावल नहीं दिए कि तुम मार्केट में मत जाओ, मैं तो तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ, तुम मार्केट में नहीं जाओगे और कंपनी के थ्रू बिकवाओगे तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तुम्हें ये थोड़ी कह रहा हूँ तुम हमेशा शेयर किसके थ्रू बिकवाओ, कंपनी के थ्रू। आप शेयर मार्केट में बेचना, ओपन मार्केट में बेचना चाहते हो तो दैट ऑप्शन इज इजीली अवेलेबल फॉर यू, गो थ्रू इट। बट इफ यू आर टेकिंग दिस रूट देन दिस सेक्शन विल बी एप्लीकेबल, और इसके लिए कंपनी जो भी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, डॉक्यूमेंट इशू करेगी, उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। ये पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ हाँ बिल्कुल, ये फालतू नहीं होता। ये जो सर्टेन मेंबर्स की बात हो रही है ना, ये सर्टेन मेंबर तुम्हारे बहुत अच्छे वाले मेंबर होंगे, अच्छा स्टेक लेके आए होंगे और तुम्हें भी कुछ पैसे मिलेंगे इसमें। फालतू तो कुछ भी नहीं होता, राय फालतू मिलती है बस। कौन? प्रीमियम में ही बिकते हैं, फेस वैल्यू तो 10 रुपये 100 रुपये होती है, उसके ऊपर सब प्रीमियम ही होता है। कंपनी को तो इसकी अकाउंटिंग करनी ही नहीं है ना भाई, पैसे लेके पैसे देने हैं। कंपनी के लिए काहे का प्रीमियम?
और कंपनी के जो खर्चे लगेंगे वो रीएम्बर्स हो जाएंगे, खत्म बात। चलो यहाँ तक तुम्हें पढ़ा दिया, 29 से इंशाल्लाह कल रिवाइज करेंगे। धन्यवाद, बंद करो भाई। तक रिकॉल कर लिए थे, 23 से लेकर 28 तक। आज हमें रिवीजन करना है सेक्शन 29 से, जिसका नाम आपको याद ही है, डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। क्या नाम है? सुनो इधर, मैंने आप लोगों को 23 में बताया कौन सिक्योरिटी इशू कर सकता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी बस प्राइवेट प्लेसमेंट से कर सकती है, बोनस राइट इशू से कर सकती है, और सेबी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। 24 था नहीं, 25 में मैंने आप लोगों को बताया डीम प्रोस्पेक्टस, कि अगर आप कोई भी सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो किसी पर्सन को या किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन को, और वो लोग वो सिक्योरिटी ऑफर करेंगे पब्लिक को, तो जो सिक्योरिटी आपने ऑफर करी है वो डीम्ड इशू मान लिया जाएगा। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट दिया जाएगा वो डीम प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। जो सिक्योरिटी आपने इशू करी वो पब्लिक इशू मान लिया जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट आपने इशू किया वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? लेकिन इसमें दो बातें हैं, अगर उसने हमें फुल कंसिडरेशन हाथों हाथ पे कर दिया तो नहीं माना जाएगा, और वो सिक्योरिटी उसने पब्लिक में 6 महीने बाद ऑफर करी तो भी नहीं माना जाएगा। तो मतलब वो सिक्योरिटी 6 महीने के अंदर अंदर ऑफर करी हो और उसने हमें फुल कंसिडरेशन पे ना किया हो, ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तभी जाके डीम प्रोस्पेक्टस माना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बताता ही रहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 फिर 26 में हमने बात करी प्रोस्पेक्टस प्रॉपर्ली डेटेड होना चाहिए, टाइम्ड होना चाहिए। एक्सपर्ट का स्टेटमेंट अगर हो तो एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट विड्रॉ ना करी हो, ठीक है, वो आपके फॉर्मेशन और इशू से रिलेटेड ना हो। आपको प्रोस्पेक्टस के फेस पे ये लिखना पड़ेगा कि हमने सारी कंडीशन कंप्लाई कर दी है, और एक बार आप प्रोस्पेक्टर रजिस्ट्रार को फाइल करोगे तो उसके 90 दिन में आप पब्लिक में इशू कर सकते हो। प्लीज़ ध्यान दे ले। 26 उसके बाद 27 बताया मैंने आप लोगों को वेरिएशन कि अगर आपने प्रोस्पेक्टस में जो बातें लिखी है अगर आप उसका वेरिएशन करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको उसके लिए पहले एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है, और वो मीटिंग बुलाने के लिए जो नोटिस दोगे वो आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में दोगे। स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास करोगे वो पोस्टल बैलेट से पास करोगे। किससे पास करोगे? तो पोस्टल बैलेट में अगर 75% लोग हाँ कर देते हैं तो आप ऑब्जेक्ट क्लोज को ऑल्टर कर सकते हो, और प्रोस्पेक्टस में जो लिखा हुआ उसके अलावा भी आप कहीं पे सिक्योरिटी इशू कर सकते हो। डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट रूट देना पड़ेगा, वो अपना पैसा वापस लेके जाना चाहे तो। 28 पढ़ा है OFS, ऑफर फॉर सेल। अगर कोई सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स आपसे आके बोलते हैं कि हमारी सिक्योरिटी पब्लिक में बिकवा दो, तो उनकी आप सिक्योरिटी पब्लिक में बिकवा दोगे, वो भी डीम प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, और उसके लिए जो भी खर्चे होंगे कंपनी वो किससे रीएम्बर्स करवाएगी? उन मेंबर्स से जिनकी वो सिक्योरिटी थी। 28 तक हमने बात करी। 29 बहुत बड़ा है, 29 बहुत बड़ा है, डीमटेरियलाइजेशन। जल्दी जल्दी पहले एक बार मेरी तरफ देख लो, फिर रीड कर लेंगे जल्दी जल्दी। भाई इन्होंने कहा कि कोई भी पब्लिक कंपनी, सॉरी गलत बोल गया, कोई भी कंपनी जो पब्लिक इशू लेकर आएगी, तो पब्लिक कंपनी लाती है पब्लिक इशू, तो सही बोला था। तो कोई भी पब्लिक कंपनी जो पब्लिक इशू लेकर आएगी, लेकिन इसको ऐसा भी बोलते हैं कि एवरी कंपनी जो पब्लिक इशू लेकर आएगी, वो लोग जब भी सिक्योरिटी इशू करेंगे तो डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में ही करेंगे। किस में करेंगे? और जो लोग सिक्योरिटी खरीद रहे हैं वो भी उनको बाउंड कर सकते हैं कि भैया आप जो है सिक्योरिटी इशू कर रहे हो ये सिर्फ किस में करना? डीमेट फॉर्म में ही करना। तो दोनों तरफ से डाला गया है, तो कंपनी भी डीमेटेरियलाइज फॉर्मेट में ही करे और सामने वाला भी करे। ये सेक्शन बहुत छोटा सा था जब तक पब्लिक इशू की बात हो रही थी, यहीं खत्म हो जाता था बस। ये इसमें अमेंडमेंट आते गए, अब ये बहुत बड़ा हो गया। अमेंडमेंट आया मेन अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर, कि जो अनलिस्टेड कंपनी है जिनका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, उनकी भी जो सिक्योरिटी है उन्हें डीमटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। किससे? फिजिकल फॉर्मेट से। और जो बंदा अभी अब अगर आप राइट इशू, बोनस इशू भी लेकर आओ अनलिस्टेड कंपनी, तो वो भी वो किस में लेकर आएंगी? डीमटेरियलाइज फॉर्म में। और अगर कोई बंदा आपके पास सिक्योरिटी ट्रांसफर करवाने के लिए आए, बोले हमें अपनी सिक्योरिटी ट्रांसफर करनी है, ठीक है, ए को बेचना है बी को, तो उसको पहले बोला जाएगा कि पहले तू अपनी सारी सिक्योरिटी किस में कन्वर्ट कर? डीमटेरियलाइज फॉर्म में, फिर ही हम तेरे को ट्रांसफर करने देंगे। एक्चुअली क्या था बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, फिजिकल सर्टिफिकेट देने में बहुत खर्चा लगता था कंपनियों का भी। हालांकि सर डीमटेरियलाइज करने के बाद प्रोसेस भी आसान हो गया, सरकार का रेवेन्यू स्टैम्प का भी बिजनेस थोड़ा ठप हो गया, क्योंकि हर शेयर सर्टिफिकेट पे रेवेन्यू स्टैम्प लगती थी। लेकिन कोई बात नहीं, वो पैसा ये लोग डीमटेरियलाइज जो सिक्योरिटीज़ होल्ड करते हैं उसमें भी चार्जेस तो लगते ही है, वो चार्जेस वहाँ से कमा लेते हैं, पेपर वर्क कम हो गया। अब पहले क्या होता था, एक शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर रेवेन्यू स्टैम्प लगानी पड़ती थी, फिर रेवेन्यू स्टैम्प 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जो भी होती है, सरकार का पैसा था। अब वो पैसा उनका खत्म हो गया क्योंकि फिजिकल फॉर्मेट में होती नहीं है, तो डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में होती है, तो वो पैसा हम डिपॉजिटरी से ले लेते हैं और कंपनी डिपॉजिटरी को पे कर देती है, क्योंकि डीमटेरियलाइज फॉर्मेट का सारा रिकॉर्ड कौन रखेगी? डिपॉजिटरी, NSDL और CDSL। अब वो NSDL और CDSL रखेगी रिकॉर्ड, तो वो पैसा आपको उनको देना पड़ेगा थोड़ा बहुत, वो पैसा सरकार उनसे ले लेती है। तो सरकार का इतना कोई नुकसान तो नहीं हुआ,
लेकिन सारा काम सिस्टमेटिक हो गया। आपने कई बार ऐसा देखा होगा मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, या कहीं सुना होगा कि कितने कितने लोगों के पास पहले शेयर्स होते थे, उनके शेयर सर्टिफिकेट तकिए के नीचे दबे हुए रहते थे। वो आदमी मर जाता था और उनके बच्चों को बाद में पता चलता था इन्होंने शेयर खरीद रखे थे, फिर वो शेयर सर्टिफिकेट मिले। तो सरकार स्कीम लाई कि भाई आप जिनके भी ऐसे पुराने शेयर सर्टिफिकेट है, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उन शेयरों की कीमत मार्केट में करोड़ों है, तो आप आओ हमारे पास, वो शेयर सर्टिफिकेट दिखाओ, हम उनके बेसिस पे उसे डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि हमने इसमें कोई पीरियड नहीं रखा कि 10 साल पुराना या 20 साल पुराना या 5 साल पुराना या 6 महीने पुराना। कहीं पूरे में पीरियड पढ़ाया मैंने तुम्हें? कहीं नहीं पढ़ाया। तो पुरानी से पुरानी तुम्हारे दादा बाप दादा तुम्हारे पुरखों का भी कोई शेयर सर्टिफिकेट लेके दे दो हमें, अगर वो कंपनी जिंदा है तो। कंपनी मर गई तो फिर कोई नहीं, कंपनी अभी है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? डीमटेरियलाइज फॉर्मेट। और फिजिकल सर्टिफिकेट की जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट दे देंगे और उससे आप ट्रेडिंग करो, उन शेयर को बेचो, करोड़ों लाखों कमाओ, जो करना है करो। बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये है कि बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो कंपनी के लिए बहुत मुश्किल काम होगा ये, जब उन्होंने करा होगा, क्योंकि सारे फिजिकल चीज़ों को डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में करना। ये वैसे है कि अभी कोई सीए है, वो सारी ऑडिट, सारे अकाउंट्स फिजिकल फॉर्मेट में रखता है, और सारे P&L बैलेंस शीट अब उसको कंप्यूटराइज करने हैं, तो कितना मुश्किल काम है। उसके कितने क्लाइंट होंगे, कितना बड़ा P&L बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, सारी चीज़ों को कंप्यूटर पे डालना, ठीक है। क्योंकि वो तो एक समय में फिजिकल लिखे गए थे, अब उनको एक साथ सारा, तो कितना मुश्किल काम है। तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन एक बार चीज़ें जम गई, सिस्टम बन गया, तो फिर अब आने वाले समयों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। अब तो कोई सिक्योरिटी फिजिकल फॉर्मेट में मिलती ही, अब तो सब किस में मिलती है, समझ गए। इसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट रजिस्ट्रार को जमा कराना पड़ता है, क्योंकि आपको जो डिपॉजिटरी को फीस देनी है, अगर आप वो फीस देने में नाटक करो तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट में से फिर पैसा कट जाता है आपका। तो पैसा आपको पहले 2 साल का या कुछ ऐसा बताया था मैंने आपको, 2 साल की आपको सिक्योरिटी फीस वगैरह रखनी पड़ती। बाकी सब बेसिक चीज़ें थी, पढ़ो। देखो, एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर, जो भी पब्लिक ऑफर लेकर आएगी, इशू सिक्योरिटी ओनली इन डीमटेरियलाइज फॉर्म। सिर्फ किस में इशू करेगी, ठीक है। और प्रमोटर ऑफ एवरी पब्लिक कंपनी, और जो पब्लिक कंपनी के प्रमोटर है वो भी शेयर सिर्फ किस में इशू करेंगे? डीमटेरियलाइज, मतलब वो भी किस में होल्ड करेंगे? डीमटेरियलाइज फॉर्मेट। मतलब प्रमोटर के पास भी शेयर होंगे तो डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में, और लोगों के पास भी होंगे तो किस में होंगे? डीमटेरियलाइज फॉर्मेट। लेकिन ये तो आज की बात हो रही है, एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक इशू, जो पब्लिक इशू लेकर आएगी वो, ठीक है। ये कब? जब डिपॉजिटरी एक्ट 1996 आया उसके बाद से। लेकिन उसके पहले से भी अगर कोई पब्लिक इशू लेकर आता था और वो सिक्योरिटी है तो उसे भी कन्वर्ट करने का मौका सरकार ने दे दिया, ठीक है, डिपॉजिटरी एक्ट के अकॉर्डिंग। आगे, हालांकि हम लोग यहाँ पे अभी पूरा पढ़ते नहीं है। डिपॉजिटरी एक्ट में और डिटेल में लिखा हुआ है कि डीमटेरियलाइजेशन कैसे होता है, डिपॉजिटरी इनको कन्वर्ट कैसे करता है, चार्जेस क्या है, सिक्योरिटी कितनी पुरानी होगी तो क्या रूल लगेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा तुमने, कुछ भी, सब कुछ डिटेल में तो डिपॉजिटरी एक्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि डिपॉजिटरी एक्ट आया ही इसलिए, उसका और कोई काम नहीं है। वो कंपनीज एक्ट के किसी भी चीज़ में कुछ दखल अंदाजी नहीं करेगा, उसका तो सिर्फ काम है आप सिक्योरिटी फिजिकल वाली देते जाओ, वो थप्पे वप्पे लगाकर उसे डिस्ट्रॉय करेगा, इमेज जनरेट करेगा और फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक करके आपको दे देगा। तो उसका तो एक्ट ही इसलिए बना है वो। अब पहला पॉइंट हो गया आपका एवरी पब्लिक कंपनी मेकिंग ऑफर। अगर आप पब्लिक ऑफर लेकर आओगे तो किस में लेकर आ सकते हो? फिजिकल डीमटेरियलाइज फॉर्म में। दूसरा पॉइंट हो गया कि जो भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी प्रमोटर वगैरह के पास फिजिकल फॉर्म में, वो उसे किस में कन्वर्ट करा लेगा? डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में। तीसरा हो गया इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो वो भी सिक्योरिटीज किस में हेल्ड करेगी? डीमटेरियलाइज फॉर्मेट। किस में करेगी? अमेंडमेंट यहाँ से आया है, अनलिस्टेड कंपनी से। कहाँ से आया है? अब पढ़ते जाओ। एवरी अनलिस्टेड कंपनी, निधि कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी को छोड़कर, शैल इशू सिक्योरिटी ओनली इन डीमटेरियलाइज फॉर्मेट। जो भी अनलिस्टेड कंपनी है वो सिर्फ किस में इशू करेगी? वो लोग फिजिकल फॉर्म में इशू नहीं कर सकते। फिर आगे, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कोई ऑफर लेकर आ रही है बायबैक का, तो वो भी इंश्योर करे बिफोर मेकिंग सच ऑफर कि वो किसी को भी बोनस दे, बायबैक दे, कुछ भी करे तो पहले वो सारी सिक्योरिटी को किस में कन्वर्ट कर ले? डीमटेरियलाइज। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, वापस बोलूँगा, इन सारे प्रोविजनों को अलग अलग याद करने में आपको दिक्कत आ सकती है। आप थीम याद रखो। थीम ये है कि एक तो आप जब नए इशू करो तो डीमट में करो, पुराने वाले में कभी छेड़ बदल हो रही हो, जैसे आप शेयर किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उसको पहले डीमैट में करवा लो। फिर आप पुराने के बेसिस पे बोनस देना चाहते हो, राइट इशू देना चाहते हो तो उसको पहले डीमैट में करवा लो, क्योंकि ऐसे आगे से तो कोई आएगा नहीं। अब कोई आगे से आ रहा है तो उसका भी डीमैट में कर लो।
ऐसे करके जितना जल्दी हो सके पुरानी सारी फिजिकल सिक्योरिटी को क्या करते जाओ, डीमेट करते जाओ। हालांकि एक ब्लंट प्रोविजन ऐसा भी आ सकता था कि अब तक की जितनी भी सिक्योरिटी है जो फिजिकल फॉर्मेट में, सबको किस में कर दो, डीमेट। ऐसा क्यों नहीं लाई सरकार? बहुत सारी कंपनियां यार, लिस्टेड में तो चलो फिर भी ले आए ये लोग, अनलिस्टेड में तो कितनी कंपनियां होंगी। अनलिस्टेड का तो रिकॉर्ड किसने किसको सिक्योरिटी दी होगी। प्राइवेट कंपनी भी तो सिक्योरिटी देती है, पब्लिक इशू नहीं करती। आज प्राइवेट कंपनी, मैंने भी तो तुम लोगों को शेयर सर्टिफिकेट दिए होंगे, 200 मेंबर तो प्राइवेट में भी होते ही है ना, तो मैंने तुम लोगों को दिए शेयर सर्टिफिकेट। शेयर पब्लिक में इशू नहीं किए, तुम्हें तो दिए ना शेयर, तो अब तुम्हारे पास जो शेयर सर्टिफिकेट होगा वो तो फिजिकल वाला है, फिर उसको भी डीमेट में करो, बहुत मुश्किल हो जाता भाई। तो जितना जितना हो सकता है, अब आगे से तो कभी होगा ही नहीं, आगे से तो सब डीमेट में चलेगा। तो पुराना जैसे जैसे हो रहा है वैसे इन लोगों ने करा। देखो, एवरी अनलिस्टेड कंपनी मेकिंग एन ऑफर फॉर इशू ऑफ एनी सिक्योरिटी, अगर आप कोई सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, कोई बायबैक कर रहे हो या बोनस कर रहे हो, तो बिफोर मेकिंग, वो ऑफर देने से पहले आपको एंटायर होल्डिंग किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, डीमटेरियलाइज फॉर्म में। अब ये तो अपने ऊपर हुआ। अब अगला पॉइंट पढ़ो, होल्डर पे भी डाल दिया। एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटी, जो भी होल्डर है, हु इंटेंड टू ट्रांसफर, जो अपनी सिक्योरिटी ट्रांसफर करना चाहता है 2 अक्टूबर के बाद जब अमेंडमेंट आया, और हु सब्सक्राइब टू एनी सिक्योरिटी, या फिर कोई भी सिक्योरिटी के लिए सब्सक्राइब करना चाहता है प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस या राइट इशू से, तो शैल इंश्योर, तो वो पहले इंश्योर कर ले कि ऑल हिज होल्डिंग आर हेल्ड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट, कि वो सब किस में होनी चाहिए। तो अब धीरे धीरे हो रहा है। अब जैसे जब भी कंपनी बोनस लाएगी, राइट इशू लाएगी, कुछ भी लाएगी, तो पुराने वाले को बोला जाएगा कि भैया पहले तुम किस में कन्वर्ट कर लो, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट। फायदा हो जाएगा इससे। अब जो ला ही नहीं रहा है, जिसने बरसों पहले फिजिकल में कर रखे थे, अभी ना तो बोनस दे रहा है, ना नए इशू कर रहा है, सुनो मेरी बात, ना बोनस दे रहा है, ना नए इशू कर रहा है, ना राइट शेयर लेकर आ रहा है, पड़े हुए हैं बरसों से डीमटेरियलाइज फिजिकल में, पड़े रहने दो, उसको क्या फ़र्क है। कभी तो लाएगा, कुछ नया करेगा, जब करेगा तो सारी के सारी फिजिकल को किस में कन्वर्ट करवा लेंगे, डीमटेरियलाइज। और जो कर ही नहीं रहा है कुछ, तो उसके पुराने शेयर होल्डर को इतना मतलब भी नहीं है, पुराने होंगे जरा से 30, 20, 50, 100, 200 लोग, वो सिक्योरिटी लेके बैठे हैं फिजिकल में, लेने दो फिजिकल में ही। अब तक तो काफ़ी कुछ डीमटेरियलाइज हो चुका होगा, अब तक तो समझ गए, और नए तो सारे ही डीमटेरियलाइज में ही मिलेंगे। फिर इसके बाद मैंने ऑब्लिगेशन बताई थी, हर पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ेगा। एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को मेक टाइमली पेमेंट ऑफ फीस, आपको डिपॉजिटरी को, रजिस्ट्रार को फीस देनी पड़ेगी। बताया, ये स्टैम्प ड्यूटी की वजह से आया बेटा, क्योंकि पहले जब फिजिकल सर्टिफिकेट लगते थे तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती थी, रेवेन्यू स्टैम्प लगती थी। तो सरकार का तो रेवेन्यू खत्म हो गया वो फिजिकल से इस पे आकर, तो सरकार आपकी कन्वीनियंट के लिए अपना रेवेन्यू थोड़ी खत्म करेगी। तो इन्होंने कहा जो रेवेन्यू स्टैम्प पहले लगती थी उतना पैसा आप डिपॉजिटरी को दो, वो डिपॉजिटरी अपने खर्चे काट के वो पैसा हमें देगा। तो सरकार का रेवेन्यू भी इंटैक्ट रहा और काम का काम हो गया, हम लोग डिजिटल इंडिया भी बन गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको फीस का प्रावधान रखा, क्योंकि अगर फीस का हम रेगुलेशन नहीं रखते तो एक तरीके से कंपनियों को तो बहुत फ़ायदा होता, क्योंकि पहले भी जब वो शेयर सर्टिफिकेट बनाते थे तो उस पर रेवेन्यू स्टैम्प तो लगाते ही थे, उससे सरकार का रेवेन्यू होता है। देखो, तो एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इंश्योर दैट इट मेक टाइमली पेमेंट ऑफ फीस टू डिपॉजिटरी एंड रजिस्ट्रार, इट मेंटेन सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ नॉट लेस देन 2 years। 2 साल की फीस का आपको क्या रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे डिपॉजिटरी में 1 साल की फीस 5,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये आपको कहाँ रखने पड़ेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट कहाँ रखने पड़ेंगे, ठीक है। और इट कंप्लाई विद द रेगुलेशन ऑफ डायरेक्शन, और सेबी की गाइडलाइन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो 3 काम आपको करने हैं, एक तो फीस जमा करानी है हर साल, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना है 2 साल के बराबर का, ये तो एक बार रखना है, हर बार नहीं रखना, फीस तो हर बार जमा करानी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट एक बार रखना है, और तीसरा जो भी सेबी की गाइडलाइन है वो पूरी करनी। जैसे इस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ तो मुझे 3 काम करने पड़ेंगे, एक तो हर महीने किराया देना पड़ेगा, 1-2 महीने का किराया या 1 साल का किराया या 6 महीने का किराया मैंने एडवांस दे रखा है मनमोहन जी को, और तीसरा मुझे मनमोहन जी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे बिल्डिंग में रहना है तो डिपॉजिटरी एक्ट में अगर आपको रहना है तो ये सारी बातें आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। पढ़ो, प्रोहिबिटिंग नो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विच हैज डिफॉल्टेड इन दिस रूल, जिस बंदे ने इस रूल में डिफॉल्ट किया, कौन से रूल में, एक तो फीस जमा नहीं कराई, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं कराया, सेबी गाइडलाइन फॉलो नहीं करी, वो बायबैक या राइट इश्यू नहीं कर सकेगी, कुछ भी नहीं कर सकेगी। हाँ हाँ, इसीलिए तो बोला है कि यहाँ पे करेगी, यूजुअली नहीं करती है, लेकिन इसीलिए तो स्पेशल बोला है, लिस्टेड होती तो करती ही करती। लिस्टेड तो सेक्शन के पहले दिन ही बता दिया कि इस एक्ट में सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी बात आएगी तो कंपनीज एक्ट
और सेबी गाइडलाइन दोनों फॉलो करनी है लिस्टेड कंपनी को। इसीलिए तो अनलिस्टेड के लिए स्पेशली बोला। अच्छा क्वेश्चन है तेरा, बोला इसलिए अनलिस्टेड के लिए क्योंकि लिस्टेड को तो वैसे भी करनी पड़ती है, यहाँ पे अनलिस्टेड को भी करनी पड़ेगी क्योंकि अमेंडमेंट अनलिस्टेड के लिए ही तो आया था। अनलिस्टेड कंपनी ही तो अपनी सारी डीमेट में कर रही है कन्वर्ट, लिस्टेड वाली तो इशू ही किस में करेगी, डीमेट में करेगी। अब ये अमेंडमेंट अनलिस्टेड के लिए आया था, तो अब ये गाइडलाइन भी किसको फॉलो करनी है, अनलिस्टेड। ठीक है, आगे बस बाकी कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्रार को ये फाइल करना है, वो फाइल करना है। ये थोड़े बकवास से सेक्शन है, तुम रीड कर लेना। मेन जो इसमें डीमटेरियलाइजेशन का था वो मैं तुम्हें लिस्टेड कंपनी के लिए, अनलिस्टेड कंपनी के लिए, फीस वाली बात और बोनस राइट इशू वाली बात और होल्डर वाली बात कि होल्डर को भी अगर बोनस चाहिए, राइट इशू चाहिए, तो उसे अपनी सारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को फिजिकल से किस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, डीमटेरियल। ये रिलेवेंट चीज़ें याद रखना 29 में। अब आ जाओ किसके ऊपर, सेक्शन 30 पर। ये भी लल्लू सेक्शन है बिल्कुल, एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल लल्लू सेक्शन है। मतलब अगर आप प्रोस्पेक्टस का एडवर्टीजमेंट लेकर आओगे, क्या लेकर आओगे वेयर एन एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी प्रोस्पेक्टस, अगर आप प्रोस्पेक्टस का एडवर्टीजमेंट करोगे, तो मैंने तुम्हें पढ़ाते वक्त कहा था कि प्रोस्पेक्टस खुद ही एक एडवर्टीजमेंट है। प्रोस्पेक्टस में आप ये बताते हो कि हम कितने के शेयर इशू करेंगे, एक सिक्योरिटी का प्राइस कितना होगा, वो पैसे को हम कहाँ यूज़ करेंगे, ये प्रोस्पेक्टस में लिखता हूँ मैं। अब उसका क्या एडवर्टीजमेंट करूँगा, ठीक है। तो अगर कर रहा है कोई बावला ऐसा, तो उसके लिए ये सेक्शन है। क्या कहता है ये सेक्शन कि वेयर एन एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस इज पब्लिश्ड इन एनी मैनर इट विल स्पेसिफाई, तो वो ये सब बातें लिखेगा। एक तो ऑब्जेक्ट, एक मेंबर की लाइबिलिटी, सिग्नेटरीज मतलब सब्सक्राइबर कौन कौन थे, सब्सक्राइबर ने कितने शेयर लिए हैं और आपकी ओवरऑल कैपिटल कितनी है। क्या पागलपन है, ये मैं एडवर्टीजमेंट में क्यों लिखूंगा, ये बातें तो मैं किस में लिख रहा हूँ, प्रोस्पेक्टस में लिख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं प्रोस्पेक्टस का एडवर्टीजमेंट करता हूँ तो मुझे ये बातें उसमें भी लिखनी पड़ेगी। बावले जैसी चीज़ है, कोई करता भी नहीं होगा। आ जाओ, मेन दो सेक्शनों की आज बात करनी है, 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस और 32 रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, एसपी और आरएचपी। देखो इसको मैं रीड नहीं करूंगा, तुम लोग रीड करोगे, मैं पूरा समझा देता हूँ। प्लीज़ देखो, रीड अपन पहले कर चुके हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जब भी किसी कंपनी को ये लगता है कि वो एक सिक्योरिटी इशू कर रही है और वो सेम पैटर्न की सिक्योरिटी आगे भी इशू करने वाली है, तो बार बार प्रोस्पेक्टस की फॉर्मेलिटी से बचाने के लिए ये प्रावधान, ये प्रोविजन लाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस which has a shelf life of at least 1 year, sorry, not more than 1 year from the issue of first security till subsequent security। एक सिक्योरिटी जब आपने इशू करी और सब्सिक्वेंट सिक्योरिटी जब आप इशू करोगे, तो दोनों के बीच में 1 साल से ज़्यादा की शेल्फ लाइफ नहीं होनी चाहिए, और इन दोनों के बीच में आपको एक ही प्रोस्पेक्टस इशू करना है। उसके बाद आपको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू, लेकिन शर्त क्या है, सिक्योरिटी सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर आप सिक्योरिटी इशू कर रहे हो। अब अगर वो सिक्योरिटी के अंदर कोई वेरिएशंस है, तो आप उस वेरिएशन को इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में फाइल करोगे। कहाँ फाइल करोगे, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में आप फाइल करोगे ऐसी चीज़ें जो मेजर मटेरियल चेंजेस आए, है ना, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया, ठीक है, कुछ हलचल हो गई। अब जैसे आज मैंने इशू करे शेयर्स, अब 3 महीने बाद मैंने फिर शेयर इशू करे, 3 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए, 3 महीने के अंदर अंदर मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो ख़राब हो गई, कई जगह पे आग लग गई, मेरी फैक्ट्री जल गई, मेरा मेजर बिजनेस लॉस हुआ, मेरा गोइंग कंसर्न का प्रिंसिपल अफेक्ट हो गया, पता नहीं मैं अगले साल चलूँगा नहीं चलूँगा, और आज आपसे शेयर लेके पैसे मंगा लूँ और ये बात शेयर होल्डर को पता नहीं चली और उन्होंने पैसे लगा दिए, तो उनका तो स्टेक दाव पे आ जाएगा। इसलिए ये मेजर बातें तो बतानी ज़रूरी है। आगे कोई छोटी मोटी चेंज हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बातें आपको किस में लिखनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। फिर मैंने आपको कहा था शेल्फ प्रोस्पेक्टस और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम दोनों मिलके एक डीम्ड प्रोस्पेक्टस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, तो ये प्रोविजन किसके लिए लाया गया है, जो 1 साल में बार बार सिक्योरिटी इशू करता है। क्या शेल्फ प्रोस्पेक्टस का सेक्शन हर कंपनी पे एप्लीकेबल होता है? इसकी शुरुआत ही ऐसे होती है, एज सेबी में प्रेस्क्राइब। कैसे होती है, पढ़ो, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। एनी क्लास ऑफ कंपनी एज सेबी में प्रोवाइड, वो क्लास ऑफ कंपनी जिसको सेबी कहे, आप टिक करावाइए तुमने,
शेल्फ फाइल शेल्फ प्रोस्पेक्टस, वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करेगा किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। कब करेगा? फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी के टाइम पे। किसके टाइम पे? और इंडिकेट करेगा कि नॉट पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 1 ईयर, कि 1 साल से ज़्यादा नहीं, 1 साल के अंदर अंदर, मतलब मैं जितनी बार सिक्योरिटी इशू करूँगा तो उसके लिए मैं एक ही बार प्रोस्पेक्टस फाइल कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने दिया है शेल्फ। और इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है? कितनी है इसकी शेल्फ लाइफ? कितनी है? 1 साल। अब आगे बढ़ो, अगर सब्सिक्वेंट सिक्योरिटी भी मैं इशू करूंगा तो उसके लिए भी मैं प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करूंगा, उसके लिए भी मैं क्या कर रहा हूँ? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो लिखा कैसे जाता है? लिखा कैसे जाता है कि मैं रजिस्ट्रार को शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर रहा हूँ फॉर फर्स्ट सिक्योरिटी एंड फॉर सब्सिक्वेंट सिक्योरिटी। तो अब मैं जितनी बार करूंगा, मैं बार बार प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं करूंगा, मैं अभी क्या फाइल कर रहा हूँ? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब बीच में कोई चेंजेस आएंगे तो मैं IM फाइल कर दूंगा। क्या फाइल कर दूंगा? आगे पढ़ो, 1 मिनट रुक जा बेटा। अ कंपनी फाइलिंग शेल्फ प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड टू फाइल इन IM। इसमें आप क्या क्या फाइल करोगे IM में? ऑल मटेरियल फैक्ट, जितने भी चेंजेस हुए हैं। किस में चेंज हुए हैं? फाइनेंशियल पोजीशन में। किस में चेंज हुए हैं? कब चेंज हुए हैं? बिटवीन फर्स्ट सिक्योरिटी एंड सब्सिक्वेंट सिक्योरिटी। कब आए हैं चेंजेस? फर्स्ट, आफ्टर फर्स्ट सिक्योरिटी एंड बिफोर। कब आए हैं? आफ्टर फर्स्ट इशू ऑफ सिक्योरिटी एंड बिफोर सब्सिक्वेंट। इन दोनों के दरमियान जो भी चेंजेस आए हैं वो चेंजेस मैंने कहाँ फाइल कर दिए भाई? IM में फाइल कर दिए। और मैंने पहली बार की जितनी भी डिटेल थी वो कहाँ फाइल कर दी? शेल्फ प्रोस्पेक्टस में। अब मैं बार बार इस इशू नहीं करूँगा। वेयर अ कंपनी हैज़ रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट अलॉन्ग विद द एडवांस पेमेंट बिफोर मेकिंग चेंज। हाँ ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था अगर आपने पहली बार में सिक्योरिटी इशू करी और दूसरी बार में आपने सिक्योरिटी इशू करी, उसके पहले आपको IM फाइल करना था। अब IM फाइल करने से पहले किसी का एडवांस आ गया और आपने फिर IM फाइल किया, और क्योंकि टाइम लिमिट तो है नहीं, अब आपने जब IM फाइल किया उसके बाद आपने दोबारा सिक्योरिटी इशू करी, तो जिन लोगों को सिक्योरिटी इशू करी उन लोगों ने कहा कि हमारा तो एडवांस पड़ा हुआ ही है। तो मैंने कहा हाँ तुम्हें सिक्योरिटी दे देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, तुम्हारा IM तो तब आया नहीं था तो मैंने पढ़ा नहीं था। अब तुम्हारे IM में देखा कि तुम्हारे तो बहुत मटेरियल चेंज आ चुके हैं, तो उसको आपको एडवांस वापस देना पड़ेगा। सेम वैसे ही जो मैंने वेरिएशन में पढ़ाया था कि अगर आप ऑब्जेक्ट को वेरिएट कर रहे हो तो कोई अगर आपका पैसा मांगता है वापस तो आप डिसेंडिंग शेयर होल्डर को पैसे वापस देते हो। सेम वही काम आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अगर आपने कोई एडवांस रिसीव कर लिया था इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करने के पहले और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करने के बाद, उसको ये लगता है कि आपकी सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको उसके एडवांस वापस देना। ठीक है, आगे इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम और रेड हियरिंग शेल्फ प्रोस्पेक्टस। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम और शेल्फ प्रोस्पेक्टस ये दोनों मिलके क्या कहलाएंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या कहलाएंगे? लास्ट चीज पढ़ लो बस, बाकी कल देखेंगे। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या? ठीक है, मैंने आप लोगों को कहा था रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो है एक मूवी के ट्रेलर की तरह काम करते हैं। एक मूवी का ट्रेलर कैसे होता है कि मूवी का ट्रेलर उस मूवी के बारे में छोटे छोटे ग्लिम्पसेस दे देता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो ट्रेलर ऐसा होता है कि मतलब उससे लोगों में एकदम उत्सुकता होती है मूवी को देखने की। ठीक है, अभी मैंने रिसेंट में जवान का ट्रेलर देखा। ठीक है, ट्रेलर इस तरीके से बनाया गया है कि स्टोरी लाइन बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं हो रही है उसमें। ठीक है, अलग अलग शाहरुख खान के लुक्स बताए जा रहे हैं, विजय सेतुपति का लुक बताया गया है, फिर और अलग अलग, लेकिन कुछ ऐसा प्रिडिक्शन नहीं हो रहा है कि कैसा होना चाहिए। वो वाकई में ट्रेलर ऐसा ही होना चाहिए जिससे वो मूवी देखने के लिए मतलब उत्सुकता बढ़ेगी, यार क्या होगा इस मूवी में। तो जो मेन एक्शन सीक्वेंस थे वो डाल दिए गए। ठीक है, तो कुछ हो ना हो, अगर मूवी अच्छी भी नहीं होगी ना तो भी उसको बम्पर ओपनिंग तो मिल ही जाएगी, क्योंकि लोगों में एक बार देखने का तो वो रहेगा क्रेज़ कि क्या होगा इसमें। अब 3 दिन 4 दिन बाद अगर ऐसा लगा कि नहीं इतना दम नहीं है तो 5 दिन बाद भले पिटेगी, लेकिन 4-5 दिन के लिए तो वो अच्छी कमाई कर जाएगी, कॉस्ट तो निकाल लेगी अपनी। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस एक मूवी के ट्रेलर की तरह है। आप इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मत डालो, शेयर का एक्चुअल प्राइस मत डालो, लेकिन कंपनी पैसे का क्या करने वाली है, कितना कैपिटल रेस करने वाली है, मोटी मोटी ऐसी बातें डाल दो। ठीक है, जिससे वो लोग शेयर खरीद ले और बाद में तुम मेन प्रोस्पेक्टस भी फाइल करो और जो भी डिफरेंसेस आए हैं उन्हें हाईलाइट करो। जैसे आपने रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में कहा था प्राइस इतने के बीच में रहेंगे, एग्जैक्ट नहीं बताया था। अब कैपिटल रेज हो गई, कैपिटल रेज होने के बाद नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया और एक्चुअल एक प्राइस इतना निकला शेयर का, तो वो एवरेज प्राइस निकल गया। इसे बुक बिडिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक बिडिंग प्रोसेस। मतलब पहले रोकड़ा आन दो, प्राइस बाद में डिसाइड करेंगे कितना है, पहले रोकड़ा आ जान दो। रोकड़ा आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो एवरेज एक प्राइस इतना रहा। अब तुमने जितने पैसे दिए थे उसको इस प्राइस से डिवाइड करेंगे तो तुम्हें इतने शेयर मिल गए।
मतलब पहले तुम्हें ये नहीं बताया जाएगा कि तुम शेयर कितने का ले रहे हो और कितने ले रहे हो, तुमसे बस ये बोला जाएगा पैसे दे दो तुम। तो अब तुम पैसे दे दो, सारे पैसे तुमने क्यों दिए? वो ट्रेलर देख के। कौन सा ट्रेलर? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन एक हाइप क्रिएट हो रखा था, वाओ ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही, वाओ ये कंपनी आईपीओ लेके आने वाली है। तो उसका आईपीओ का हाइप इतना मच गया कि लोग पैसे देते गए। अब वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में पैसा आ गया पूरा। अब हमें लगना है कि यार हमारे पास 7 करोड़ रुपए आए हैं और हमें टोटल 7 लाख शेयर इशू करने हैं, तो 7 करोड़ डिवाइड बाय 7 लाख, एक शेयर हम 100 रुपये का रखेंगे। कितने का रखेंगे? 100 रुपये का। अब इसने मुझे 10,000 दिए थे, तो 10,000 डिवाइड बाय 100, इसको मिलेंगे 100 शेयर। तो इसको एक शेयर सर्टिफिकेट आएगा डीमेट फॉर्म में कि आपको 100 शेयर दिए गए हैं 100 रुपये के हिसाब से और आपका इतना हो गया। अब ऐसे सर सबने ऐसे मल्टीपल में थोड़ी दिए होंगे, किसी ने 12,000 दिए होंगे, 15,000 दिए होंगे, तो राउंड ऑफ में तो शेयर मिलते नहीं है, तो जितना शेयर मिलेगा उतना मिलेगा, बाकी का रिफंड हो जाएगा। ये होता है बुक बिडिंग प्रोसेस। क्या होता है? इसके बारे में तुम आगे सीए फाइनल वगैरह में भी पढ़ने वाले हो। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस समाप्त हुआ, बाकी कल देखेंगे। धन्यवाद। मैं कल करवाऊंगा। बोलो।